अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बच्चों, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। सीए के सफ़र में हंसता मुस्कुराता रहना एक चैलेंज है, एक चैलेंज है। अच्छा, सबसे पहले मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग आज टाइम पे आए हैं। काफ़ी सारे बच्चे टाइम पर मैं बिल्कुल आ चुका था 9:45 पर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहुंच चुका था। मैंने नज़र मारी, मैंने कहा थोड़ा सा और 5-7 मिनट रुक जाते हैं। 2 रकात नफिल पढ़ ली मैंने, अल्लाह से दुआ कर ली कि अल्लाह पाक हमारे इस बैच को कामयाब कर दें। अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे दें, ताकत दे दें कि मैं इस सब्जेक्ट को आप लोगों के लिए पीस ऑफ केक बना सकूं, और आप लोगों को अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे दें, ताकत दे दें कि आप इसको अच्छे से पढ़ के बेहतरीन तौर पर पास हो जाएं। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर ली। हर काम, कोई भी नया काम शुरू करें, अल्लाह पाक से दुआ करके, अल्लाह से मांग के शुरू करना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, हम तो कमज़ोर इंसान, कमज़ोर लोग। अल्लाह की हिम्मत, ताकत, तौफीक जितनी अल्लाह पाक देंगे उतना हो, और जितना हम अल्लाह से मांगेंगे उतना अल्लाह पाक हमें ब्लेस करेंगे। अब चाहे वो हमारी अक़ल हो, जहानत हो, क़ुव्वत गोयाई हो, बोलने की ताकत हो, जितना हम अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक उतना हमें नवाजेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। और एक दुआ मैंने और भी बताई थी आप लोगों को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ठीक है, तो ये भी मैंने पढ़ ली। अल्लाह पाक इसे हमारे लिए आसान करे। अच्छा भाई, तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने जो छुट्टियां थी, जो रमज़ान था, उस रमज़ान में आप लोगों ने कुछ लेक्चर्स कवर करने थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है, जितने बच्चों ने कवर नहीं किए हैं वो हाथ रेस कर दें। नहीं किए हैं वो हाथ रेस कर दें। या अल्लाह मदद। अच्छा, क्या वजह रही ऐसी ख़ास? कंसर्न्स नोट कर लें आप, कंसर्न्स नोट कर लें। हमारे स्टूडेंट्स को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अहमद भाई, कोई कंसर्न्स नोट कर लें आप। आज जिधर जाने से पहले ये सारे एक्सेस बच्चों के पास होगा, जितने बच्चों के पास वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिस हुए हैं। सही है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिस हुए हैं। 6-8 लेक्चर हैं, वो आप लोगों ने देख लेना। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसका ताल्लुक उन 5-6 लेक्चर से नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? लेकिन जिन्होंने वो टॉपिक्स कवर बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट के 6-7 लेक्चर्स हैं, मैं नहीं चाह रहा कि वो 6-7 लेक्चर्स क्लास में कवर हो, दोबारा से कवर हो। जिन्होंने कवर कर लिए वो भी हमारे साथ दोबारा कवर करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वो 6-7 लेक्चर्स आप लोग देख लेंगे और आप लोग कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या सब कर लेंगे? वादा कर रहे हैं मुझसे? जो लोग वादा कर रहे हैं हाथ रेस कर लें इंशाल्लाह। ठीक होगी बात? ये 6-7 लेक्चर आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि आप इसी हफ्ते में कवर कर लें, संडे तक कवर कर लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, आपका मुझ पर एहसान होगा, ये मुझ पर आप एहसान कर दीजिएगा। इसी हफ्ते के अंदर आप ये 6-7 लेक्चर्स को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और हो भी जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आसानी से हो जाएंगे। हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर। इसके अंदर वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अव्वल तो ये कि उसकी ज़रूरत कहीं पेश आएगी नहीं। अगर आ गई तो मैं बता दूँ, मैं समझा दूँ। क्लियर हो गई बात? जी सर। दूसरी बात, वैसे भी अगर कोई चीज़ मैं बताऊँ और आपके सर से गुजर जाए बालों को उड़ाते हुए, तो आपने हाथ रेस करके मुझसे उसी वक्त पूछ लेना है। काफ़ी सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें ट्यूटर, टीचर ये अज्यूम कर रहा होता है कि ये चीज़ आपको पता है। मिसाल के तौर पर ऐसे कई अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी आ जाएंगे कि जिनको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। कभी बात आ जाएगी शेयर कैपिटल की, कभी बात आ जाएगी P&L बैलेंस शीट के आइटम्स की, कभी बात आ जाएगी अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री की कि बेटा ऐसे एंट्री अकाउंटिंग पास होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग आती है। अब आपने कहा ये तो सर ने ऐसी बात बोल दी, मुझे तो आ नहीं रही, और कोई बच्चा कुछ बोल भी नहीं रहा, सब हाँ कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। यार मैं सर से कैसे पूछूं? भाई आपने नहीं पूछा तो आप बेवकूफ़ हो, आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो।
आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो, आप हाथ रेस कर लो, मैं आपका देख लूँगा हाथ, मुझे अगर उसी वक्त जवाब देना होगा, आपसे पूछना होगा, मैं उसी वक्त पूछ लूँगा, वरना मैं आपसे ये कह दूँगा ठीक है बेटा लेट मी फिनिश दिस कॉन्सेप्ट, और मैं आपसे आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेकिन आप अपने आप से सिंसियर हो जाओ सबसे पहले स्टेप में। अगर आप अपने आप से सिंसियर हो तो आप सीए पास कर लोगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? ये नहीं सोचना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये नहीं सोचना सर को बुरा लग जाएगा। सर को बुरा तब लगेगा जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पूरी क्लास में सवाल पूछने में शर्माते हैं। हमारा बच्चों वाला सवाल होगा तो क्या होगा, सब हंसेंगे, सर ने जलील कर दिया तो क्या होगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पहली बात, कभी सर ने डांट भी दिया तो सर की डांट भी खुश नसीब स्टूडेंट्स को मिलती है, उस्ताद की डांट खुश नसीब स्टूडेंट्स को मिलती है। दिल छोटा करने की बात नहीं इसके अंदर। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछने में कबाहत हो, परेशानी हो, इतने सारे लोगों के बीच में, क्लास का ब्रेक आएगा, मैं मिसाल ले रहा हूँ, मैं कभी हमने लंबी क्लास रख ली, उसमें मैंने 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, वैसे मैंने 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, तो मैं इधर ही बैठा होता हूँ, आप मेरे पास आके पूछ लो। नंबर 3, ब्रेक नहीं दिया मैंने, कोई मसले की बात नहीं है, जैसे ही क्लास खत्म होगी मेरे साथ साथ आपने फैकल्टी रूम में आ जाना, या मैं यहीं क्लास के बाद 5 मिनट बैठा हुआ हूँ तो यहीं आके मुझसे पूछ लो, 10 मिनट बैठा हुआ यहीं आके मुझसे पूछ लो, वरना आप मेरे साथ साथ फैकल्टी रूम में आ जाओ। फैकल्टी रूम में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे पूछ लो। जब तक आप लोगों की क्यूरीज एड्रेस नहीं हो जाती, आपका हर मसला रिजॉल्व नहीं हो जाता, मैं कैंपस में ही होता हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ कैंपस से बाहर। ये अल्लाह का फजल और करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की क्यूरीज नहीं होती, इक्का दुक्का होती हैं, वो मेरे जाने से पहले कोई बच्चा यहाँ पे आके मुझसे पूछ लेता, मैं भाग जाता हूँ। अदरवाइज अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई कंसर्न है, ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इंशाल्लाह, क्योंकि ये सीए का कोर सब्जेक्ट है। ठीक हो गई बच्चों, मेरी बात समझ आ गई है सबको? आर वी ऑल स्ट्रांगली फर्मली कमिटेड इंशाल्लाह? ठीक है, वी हैव टू गिव आवर 100, नॉट 100%, 110% इंशाल्लाह। एक दो बातें, वैसे तो बेसिक बातें मैं कर चुका हूँ, मुझे डायरेक्ट बस चैप्टर पर ही आना है, लेकिन फिर भी 2-4 बातें सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखो, टैक्स प्रैक्टिसेस का जो सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो 1, 2, 3 या 1, 2, 4, इंशाल्लाह अगर आपने इसको दिल से पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा जैसे आज आप लोग टाइम पर आए हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ऐसे ही आप लोग टाइम पर आए, आप लोगों ने दिल से पढ़ा, घर जाकर भी मेहनत की, ये सब्जेक्ट आपको अपने बाकी सारे दूसरे सब्जेक्ट से मुकाबले में आसान लगेगा इंशाल्लाह। चाहे 1, 2, 4 दे रहे होगे तो भी आपको 2 आसान लगेगा, 1, 2, 3 दे रहे होगे तब भी आपको 2 ही आसान लगेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इसको आसान लेना नहीं है, आसान लगे ये अच्छा है, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आसान लगे ये अच्छा है, दिस इज़ अ गुड सिंबल। आसान लेना नहीं, जिस बच्चे को टैक्स का पेपर आसान लेते देखा उसको फेल होते देखा, कोर्स काफ़ी लंबा है, चीज़ें बहुत सारी छोटी छोटी। बाकिर इधर आओ मेरे बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। ये बाकिर है, हमारे चैम्पियन, हमारे हीरो एडमिन के। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आपने बाकिर भाई से कह देना है, ठीक है। मसरूफ़ अगर हो, कोई मसला हल ना हो, आप मुझे बता देंगे, मैं बाकिर भाई से रिक्वेस्ट कर लूँगा। बाकिर भाई, कितने बच्चों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर्स नहीं देखे? हाथ रेस करें। इतने लोगों ने नहीं देखे, पहले दिन का मेरा फियर फैक्टर। क्यों नहीं देखे भाई आपने लेक्चर्स, क्यों नहीं देखे भाई? ग्रुप पे मैंने जो मार्च 25 को सितंबर 25 का ग्रुप है ना, उस पर लिंक डाल दिया था, नीचे मैसेज। कौन कौन बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है? सितंबर 25 के ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स नहीं हैं? सब हैं। उस पर मैंने लिंक डाला था और नीचे मैसेज डाला था ईद से आई बिलीव 1 हफ्ते पहले कि ये लेक्चर्स जो इस लिंक में प्लेलिस्ट में लेक्चर्स हैं, ये 10 लेक्चर्स। अब देखो ना यार, इनिशियल प्लेलिस्ट में 2 लेक्चर्स थे, उसके बाद एक और प्लेलिस्ट मैंने शेयर की थी, उसमें 10 लेक्चर्स थे, और ये दिस वाज लाइक 5 to 6 days बिफोर ईद। ठीक है,
व्हाट्सएप खोल के भी दिखा सकता हूँ। नहीं मैं देखूंगा ना। देखिए आप देखिए। मैंने देख लिया तो सबने देख लिया। बात ही नहीं मेरे बच्चा। ईद से पहले हमारा क्या दिन था बेटा? मार्च। ये मार्च जी। ये वाली, ये मुस्तिमरा वाली? नहीं इसके बाद। इसके बाद है? इसके बाद देख ले, नीचे आ रहा हूँ, देख ले देख ले देख ले। हाँ इसके ऊपर होगी। इसके ऊपर है? इसके ऊपर होगी, मैं दिखा देता हूँ। अभी ईद से 10 दिन पहले तो मैं आ गया भाई। एक मिनट, ये देखिए। Dear students, all students of सितंबर है ना CAF मेरे बच्चे? तुमने बोला मार्च और सितंबर। सितंबर में तो अभी बच्चे ऐड ही नहीं हुए। मार्च में सितंबर में भी ऐड हुआ, मैं मार्च में गया ये दोनों। चलो दोबारा खैर कोई जो भी होगी बात। इसको अभी डेट में चेक करता हूँ, इसकी डेट का। असल में मार्च 29 ईद से 5 दिन पहले। अच्छा चलो, ये सितंबर 25 में सारे बच्चे सितंबर 25 के ग्रुप में ऐड हैं। देख सकते कितने बच्चे सितंबर 25 के ग्रुप में ऐड नहीं है? 1 2 3 4 और कोई सितंबर 25 में ऐड नहीं है। क्लास के बाद में जो बच्चा सितंबर 25 के ग्रुप में ऐड नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि क्लास के फ़ौरन बाद आप बाकिर भाई के पास जाएंगे और अपना नंबर इधर ऐड करा लेंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात, बाकिर भाई ये ग्रुप अब मैसेज अब दोबारा ग्रुप पे चला दें, फॉरवर्ड कर दें जी, जिसमें ये शुरू के 10 लेक्चर्स हैं। पूरे 10 नहीं देखना, 6 देखने हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 तो हम शुरू क्लास में करेंगे। सही है बाकिर भाई? और मैं इंडिविजुअल लेक्चर्स की भी लिंक डाल दूंगा। सही है, ये आप दे दें इनको। मैंने इनको टास्क दिया है, ये संडे तक इन्होंने कवर करना है 6-7 लेक्चर। एनीथिंग एल्स? नहीं बस ये वाला मेरा बच्चा ये चला दे अगली क्लास से पहले प्लीज़। ठीक हो गई बातें सबको समझ आ गई हैं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मैं कोई ख़तरनाक टीचर नहीं हूँ। स्टूडेंट्स बहुत मोहब्बत करते हैं, खाली कभी कभी ऐसे मेरी फिज़िकल अपीयरेंस आप लोगों को धोखा दे देती है। मैं आपको बताऊँ, मैंने ACCA में एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक टॉपिक पढ़ाना था, मैंने पढ़ाया गया। मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, बच्चों के चेहरे के ऊपर खौफ। पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ना, शक्ल यूँ हिल रही है ना यूँ हिल रही है। सवाल पढ़ा दिए, करा दिए, कोई मसला ही नहीं आ रहा। मैं खुश, मैंने बोला ऐसा चैंपियन पढ़ा रहा हूँ भाई मैं, बच्चे को मसला ही कोई नहीं है यार, बच्चा सवाल ही नहीं कर रहा। मैंने कहा आप लोग वैसे ही नहीं बोलते हैं, मेरी क्लास में नहीं बोल रहे हैं। एक बच्चे ने कहा सर हम जो है ना थोड़ा सा आपसे डर है। मैंने बोला खैरियत? बोला सर वो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, हमें थोड़ा सा डर लग रहा है आपसे कुछ पूछते हुए। मैंने बोला अगर तुम CA की क्लास में आके देख लो, माशाल्लाह बच्चे हैं, बच्चे पूछते हैं, बड़ी खुशी से पूछते हैं, मज़े से पूछते हैं, उनको मज़ा आता है। बाहर तौर CA और ACCA के स्टूडेंट्स में ये फ़र्क तो बाहर तौर रहता है कि जो CA के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर मच मैच्योर स्टूडेंट्स दैन ACCA स्टूडेंट्स। ठीक है, तेज़ होते हैं, शार्प होते हैं, चैलेंजेस लेना उनको पसंद होते हैं, तभी वो CA में आते हैं, वरना ACCA में ना चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने भी थोड़ा सा ज़रा अपने आप से सिंसियर रहना है। ठीक हो गई बात? प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में और CA के किसी भी सब्जेक्ट में। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि क्लास के दौरान आपने जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है ना अपने सारे सब्जेक्ट्स से, वो फॉर्म जरूर आके फिल कर दे आफ्टर द क्लास। अभी क्लास के बाद सब कुछ कर लेना भाई। कैफ 4 की क्लास के बाद कर देना, जिस दिन की कैफ 4 की क्लास थी। सही, क्या बात कर रहा था? हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है जैसे इसकी हर चीज़ आपने पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे, मैं आपको अभी बता दूंगा, आपको बस इतना समझना है, इससे ज़्यादा आपकी समझने की अभी लेवल नहीं है, इससे ज़्यादा CA फाइनल का लेवल है। तो जितना मैं आपको लिमिट कर दूंगा उतना मैं आपको लिमिट कर दूंगा, लेकिन मैं जितना समझाऊंगा वो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है इंशाल्लाह। अच्छा भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं बात कर रहा था। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखो कुछ क्लास के बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, उसूल हैं। काफ़ी सारे उसूल आपने लेक्चर्स में देख लिए होंगे जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, शुरू में ही मैंने बता दिए थे।
प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास में किसी से बात मत करना, ख़ास तौर पर ख़वातीन से। आप लोग प्लीज़ 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 आपस में बातें मत कीजिएगा। किसी को कुछ समझना हो, समझने के लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपने दोस्त से समझोगे, इससे अच्छा मुझसे पूछ लो। मैं 4 और एग्जाम्पल देके समझा दूँगा आपको दोस्त नहीं समझा सकता। बात समझ आ गई? कुछ बैचेस पास में इतने अच्छे गुजरे हैं, मतलब ऐसे गुजरे हैं, पिछले से पिछला बैच या पिछले से पिछला बैच, मर्द हजरात बातें करते होते थे, ख़वातीन के सेक्शन में सब वेरी डिसिप्लिन, कोई बात नहीं करते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रा, और मैं आप लोगों से सवालात पूछूंगा। देखो, मैं ऐसा नहीं करूँगा ये बोर्ड के ऊपर लेक्चर ख़त्म हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जाओ बेटा पढ़ के आ जाना, नहीं। टॉपिक के बाद मैं करूँगा क्वेश्चंस, और मेरे क्वेश्चन के जवाब तो वही दे सकेगा जो एक्टिवली देख रहा होगा, सुन रहा होगा। जिसका दिमाग कहीं और होगा वो नहीं दे सकेगा जवाब। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या बोल दूंगा आपको, थोड़ा सा ज़रा इज़्ज़त अफजाई कर लूँगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको खुद एक होता है ना सेल्फ विजिलेंस, ठीक है ना, वो आपको करनी है। आप क्लास में बैठे हुए, टीचर के सामने बैठे हुए, बातें नहीं हो, सेल फ़ोन सबके ऑफ हों, सेल फ़ोन ना बजे, इधर उधर ना देखना। आपने टीचर कॉन्सेप्ट दे रहा है, आपने सिर्फ टीचर की तरफ देखना है। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 का हम आगाज़ करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने देख लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। मुख्तसर सा बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ और शुरू करता हूँ। टैक्स प्रैक्टिसेस में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। एक है हमारे पास इनकम टैक्स का सेक्शन, 2 ब्रॉड सेक्शंस हैं जो हमने कवर करने हैं, और एक है हमारे पास सेल्स टैक्स का सेक्शन जो हमारे पास बिल्कुल आखिरी के महीने में स्टार्ट होगा। ठीक है, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हमारी शुरुआत किससे होगी बेटा? इनकम टैक्स से। हमने अपने डिस्कशन का आगाज़ करना है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं, आगे की बातें हम करेंगे। इनकम टैक्स बिल्कुल बेसिक बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि जिसने आज से पहले कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, उसको भी बातें समझ आ जाए। ठीक है ना, यही मकसद है हमारा। इनकम टैक्स का मकसद क्या है? इनकम टैक्स का मकसद ये है इनकम पे टैक्स लगाना, नाम से ही जाहिर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस बात थोड़ी है। इनकम टैक्स मीन्स कि हर किसी की इनकम पर क्या लगाना है हमने? टैक्स लगाना है। और किसकी इनकम? अभी हम देखेंगे पर्सन की इनकम। किसकी इनकम? पर्सन की इनकम पे टैक्स लगाना है। किसकी इनकम पे टैक्स लगाना है? पर्सन की इनकम पे टैक्स लगाना है। सर ये पर्सन कौन है? पर्सन के अंदर मल्टीपल पर्सन्स हैं, डेफिनेशन है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन हमसे रिलेटेड, हमारे कोर्स से रिलेटेड, सी फाइनल में भी रिलेटेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स ऑफ पर्सन है वो है इंडिविजुअल, AOP एंड कंपनी। जब मैं कहूं पर्सन की इनकम पे टैक्स लगेगा, इसका मतलब कि सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। इंडिविजुअल कौन? जैसे आप, मैं कोई इनकम अर्न कर रहा हूं इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप एक इंडिविजुअल हैं, आपने कोई शॉप खोल ली चाय के नाम से डिफेंस के अंदर, ढाबा खोल लिया, कोई आपने ऑनलाइन स्टोर खोल लिया, कोई आपने लैपटॉप की शॉप खोल ली बेचने की, कुछ भी खोल ली। अब वो आप एक इंडिविजुअल हैं। आप कौन है? इंडिविजुअल हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में बहुत पढ़ा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस सिर्फ एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही किया जाए। क्या ख्याल है? मेरे पास 50 लाख हैं, मेरे दोस्त के पास 50 लाख हैं, 1 करोड़ से हमें बिजनेस शुरू करना है। मैंने कहा आ जाओ, मिल जाते हैं, 50 लाख तुम डालना, 50 लाख मैं डालता हूँ, एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं और हम एक पार्टनरशिप के थ्रू अपना बिजनेस रन करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी। ये टैक्स की जुबान में इसको हम AOP कहते हैं। AOP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की एक मिसाल है पार्टनरशिप फर्म। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की क्या और भी मिसालें हैं? हमने कहा जी बिल्कुल, इसकी और भी मिसालें हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्सेशन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो आएगा, उसमें हम इसको तफसील से देखेंगे।
अभी इसकी तफसील में जाने का मौका और वक्त नहीं है, अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देना है मैंने आपको। एओपी के अंदर एग्जाम्पल क्या है? पार्टनरशिप फर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। बात क्लियर होती सबको? तीसरा मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा मोड ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? सर छोटा बिजनेस है, 25 लाख से शुरू करना है, मेरे पास ही 25 लाख है, तो मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी शॉप खोल ली, किराए पे ले ली, काम शुरू कर दिया। बड़ा बिजनेस करना है, पार्टनर मेरे पास मौजूद है, ज्यादा लोगों के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, 50 लाख मैंने मिला है, 50 लाख पार्टनर ने मिला है, 1 करोड़ रुपए से हमने काम शुरू कर दिया, पार्टनरशिप फर्म। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना हो जिसमें मुझे 1 अरब की जरूरत हो, 50 करोड़ की जरूरत हो? तो हमने कहा उसको फिर मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? सर मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे, 1 को मिलाऊं, 2 को मिलाऊं, 3 को मिलाऊं। नहीं भाई, हो सकता है आपको 100 लोगों को मिलाना पड़े, 200 लोगों को मिलाना पड़े, और आपको एक कंपनी फॉर्म करनी पड़े। ठीक है, कंपनी क्या होती है? कंपनी इज अ बिग स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपनी भी एक लीगल स्ट्रक्चर ही है, फॉर्मिंग डूइंग अ बिजनेस, लेकिन आप समझ लो कंपनी कंपैरेटिवली एक बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे लोग पैसा पूल इन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। हम इस कंपनी को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देते हैं, इसको बहुत सारे शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको बहुत सारे शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, और हम कहते हैं कि हमने इस कंपनी को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया, इसके 1 लाख टुकड़े कर दिए हमने, 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया, 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया, और हर शेयर है मिसाल के तौर पर 100 रुपए का। तो मुझे बताओ क्या हो गया? बताओ। 1 करोड़ रुपए का कैपिटल जमा हो गया। क्या ख्याल है? अब मिसाल के तौर पर किसी के पास 10,000 रुपए हैं, वो 100 रुपए के कितने शेयर ले लेगा? 100 शेयर्स। 100 रुपए कितने शेयर ले लेगा? 100 शेयर। किसी के पास लाख रुपए हैं, वो 100 रुपए के 1000 शेयर्स ले लेगा। बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा किया, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, पूल बन गया, 1 करोड़ जमा हो गया, मैंने 1 करोड़ की मशीनरी ले ली, लैंड ले लिया, काम शुरू कर दिया। 1 करोड़ की जगह 1 अरब भी ले सकते हैं। सो कंपनी क्या है? इसमें बहुत सारे आपके पास शेयर होल्डर्स, पार्टनरशिप की एक लिमिट होती है, उसमें बहुत सारे पार्टनर्स नहीं हो सकते, एक लिमिट होती है, इस पर लॉ लिमिट होती है। लेकिन कंपनी में यू कैन हैव n नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जितने चाहो आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। सो दीज आर 3 मेजर मोड्स ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। बात समझ आ रही है? ये मैंने अभी एक आइडिया फ्लोट किया है, आपको नहीं पता कि इस आइडिया में कितनी डेप्थ है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। और इस आइडिया की डेप्थ आप तब समझ सकोगे जब आप इनकम टैक्स पूरा पढ़ लोगे। मिसाल के तौर पर आज हमारे पास फर्म्स में ऐसे लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, वो आते हैं कहते हैं आप हमें सजेस्ट कीजिए, प्रपोज कीजिए, हमें काम शुरू करना है, हमें बिजनेस शुरू करना है, हम इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में करें, पार्टनरशिप फर्म बना के करें, या कंपनी बना के करें? क्वेश्चन मार्क। कैसे करें और क्यों करें, हमें इसमें क्या फ़ायदा होगा? अब आप सोचो ये सवाल कितना छोटा सा है। मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, चॉइस ऑफ डूइंग बिजनेस। पिछले से पिछले अटेम्प्ट में सीए फाइनल के अंदर पहला सवाल 25 मार्क्स का इसी के ऊपर था। सीए फाइनल के अंदर 25 मार्क्स का पहला सवाल इसी के ऊपर था, 2 अटेम्प्ट पहले। या इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस कर सकता है इतना कैपिटल डाल के, या पार्टनर के साथ मिला के इतना, या कंपनी बना के। आप असेसमेंट कीजिए और प्रपोज कीजिए, सजेस्ट कीजिए कि मिस्टर ए को या मिस्टर बी को कौन सा मोड ऑफ बिजनेस ऑप्ट करना चाहिए है। इसका मतलब ये सुनने में तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, बट इट्स नॉट दैट इजी। क्यों? क्योंकि अब अगर मुझे अपने किसी क्लाइंट को ये सजेस्ट करना है कि तूने इंडिविजुअल बिजनेस करना है, एओपी करना है या कंपनी करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इन तीनों की टैक्सेशन क्या होती है। मुझे ये पता होना चाहिए इंडिविजुअल पे रेट क्या लगते हैं, एओपी पे रेट क्या लगते हैं, कंपनी पे रेट क्या लगते हैं। मुझे ये पता होना चाहिए इंडिविजुअल को टैक्स के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, एओपी को क्या मिलते हैं, कंपनी को क्या मिलते हैं। क्या ख्याल है? Does that simply mean that I should know all provisions of income tax in order to decide this? Yes. So this is a very interesting and practical decision. जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, कोई
मामूली सी तालीम या मामूली से मैट्रिक इंटर पास बंदा, उसके पास 2-3 करोड़ रुपए होंगे, वो आपसे आगे पूछेगा भाई मैं क्या करूं कैसे? आपने उसको समझाना है कि तू क्या कर और क्यों कर। बात समझ आ रही है? और पूरी टैक्सेशन हमें इन पर्सन्स के हिसाब से पढ़नी है। सीए इंटर में किन की टैक्सेशन है, आप सीए इंटर में इनकी टैक्सेशन पढ़ेंगे। किन की? इंडिविजुअल की और एओबी की। कंपनी की टैक्सेशन आप नहीं पढ़ रहे होंगे। मामूली जगहों के ऊपर कंपनी की टैक्सेशन जहां आ रही होगी मैं आपको बता दूं, कुछ जगहों पे आती है, बहुत मामूली सी, बहुत इजी सी। अदरवाइज कंपनी की टैक्सेशन आपके कोर्स का पार्ट प्राइमरीली नहीं। तो आपके कोर्स का पार्ट है इंडिविजुअल की टैक्सेशन और एओपी की टैक्सेशन, और ये बहुत तबीयत से आप लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब मैं कहूँगा कि इनकम ऑफ अ पर्सन, तो वो इनकम इंडिविजुअल की भी हो सकती है, एओपी की भी हो सकती है, कंपनी की हो सकती है। इनकम, जो बंदा भी इनकम कमाता है, हुकूमत क्या लेगी उसके ऊपर भाई? टैक्स लेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस टैक्स से गवर्नमेंट की गाड़ी चलेगी। आपके लिए तो वो टैक्स एक्सपेंस है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वही टैक्स क्या है? रेवेन्यू है। वो रेवेन्यू गवर्नमेंट जब जनरेट करेगी, उसी से गवर्नमेंट की मशीनरी चलेगी। सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको सैलरीज मिलेंगी, जजेस को, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के लोगों को सैलरीज मिलेंगी, ठीक है। अगर तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं, रोड बनाने हैं, वो आपके पैसों से बनेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, जो सियासतदानों की जो अय्याशियाँ हैं वो आपके पैसों से पूरी होंगी। जो फ़ौज को तनख्वाह है वो आपके पैसों से जाएगी, जो उनको पेंशन्स हैं वो आपके पैसों से जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये टैक्स जब गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करेगी तो फिर वो सारे एक्सपेंसेस करेगी, जिसको हमने पहली क्लास में शुरू में देख लिया था। क्या ये बातें याद आ रही हैं कुछ आपको? ज़बरदस्त। अब हमें देखना ये है पहला चैप्टर इज ऑल अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। किसके बारे में है? रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स। जी मेरा बच्चा, कंपनी के हिस्से बना दिए हमने। कंपनी के क्या बना दिए? हर हिस्सा 100 रुपए का है। जिसको चाहिए ले ले, 1 लाख शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक हिस्सा है। जिसको जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी के अंदर, पैसे डाल दे। अब मिसाल के तौर पर इस कंपनी के अंदर 4 लोगों ने पैसे डाले। कितने लोगों ने पैसे डाले? पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। 4 लोगों ने पैसे डाले। इसने भी 25,000 शेयर्स खरीद लिए। कितने के? 100 रुपए के। कितने हो गए? 25 लाख। इसने खरीद लिए 30,000 शेयर्स। कितने हो गए? इसके पास 30 लाख थे, इसने खरीद लिए 15,000 शेयर्स, और बाकी किसने खरीद लिए? कितने बचे? 60, 70, 30। ये कंपनी के शेयर्स इन 4 लोगों ने खरीद लिए। जिसके पास जितने पैसे थे उसने उसके अंदर उतने पैसे कंपनी में डाल दिए। अब सर कंपनी के पास जब लोगों ने इतने पैसे कंपनी में डाल दिए, तो अब कंपनी इन पैसों से क्या करेगी? बिजनेस करेगी। कंपनी इन पैसों से बिजनेस करेगी और जो प्रॉफिट्स आएंगे वो प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स को दे देगी। सिंपल। ये बातें अपने आईटीबी में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ी होंगी ना, मेरे ख्याल में पीआरसी लेवल पर कहीं ना कहीं आई होंगी ये वाली बातें। नहीं पढ़ी थी ना? खैर, ये छोटी छोटी बातें आपकी आगे भी आती रहेंगी। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आओ हम इस चैप्टर की पहले हेडिंग डाल लेते हैं। अच्छा, कितने लोगों के पास बुक आ चुकी? नहीं, आई कैप की नहीं, ये वाली बुक कितने बच्चों के पास आ चुकी है? मेरे बच्चों नहीं है तो बुक लेनी पड़ेगी मेरे बच्चों आप लोगों की। लास्ट अटेम्प्ट की बुक किसी के पास है वो एप्लीकेबल है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे से आपने ले ली तो लास्ट अटेम्प्ट की बुक अगर आपके पास है, किसी बच्चे से आपने ली हुई है, उसने आपको डरते डरते दी हुई है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो वो बुक एप्लीकेबल है। और आप इसमें देख भी लेंगे जब बुक आपको मिलेगी। मैं अभी से बता रहा हूँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ मैंने बोला बुक लेनी है, सब बच्चे बुक लेके आ गए ना। सबके पास बुक है? जी सर सबके पास बुक है। एडमिन ने गलती से पुराने अटेम्प्ट वाली प्रिंट करके दे दी थी और सब बच्चों ने ले भी ली थी।
सही है। पहला ही प्रीफेस का पेज होगा, उसके अंदर टैक्स ईयर 2025 ऊपर ही लिखा हुआ होगा, 2025 टैक्स ईयर 2025 लिखा हुआ होगा। फिर आप जब आगे जाएंगे चैप्टर शुरू होगा तो चैप्टर के अंदर भी जो ऊपर हेडर होता है उसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस स्प्रिंग ऑटम 2025 सेशन। ठीक हो गई बात है, गलत बुक लेकर मत बैठना, सही है। अच्छा, तो ये बुक आप लोग ले लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पोर्टल के ऊपर, जिसके पास पोर्टल है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, जिनके पास पोर्टल है उनको पहले ही फोल्डर के अंदर इसका PDF मिल जाएगा, मिल चुका होगा आप लोगों को, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा शायद। लेकिन मुझे तो हार्ड बुक चाहिए, वो ऐसी मैंने आप लोगों की कंफर्ट लेवल के लिए PDF अपलोड कर दिया है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे बांटते नहीं फिरना, वो आप लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पोर्टल के ऊपर वो बुक मौजूद है। लेकिन आप लोगों को ये परचेज़ करनी पड़ेगी, प्रिंट निकालना पड़ेगा, जो भी आप लोगों को करना है करो मेरी बला से। मुझे आप लोगों के पास ये बुक चाहिए आप लोगों के सामने। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? बस जी मेरा बच्चा, PDF में देख सकते हैं, मुझे बुक क्लास में चाहिए, देखते तुम भले PDF में रहो, सो मसला नहीं मुझे। वजह उसकी ये है कि आप जब बुक से पढ़ते हो ना, आपके हाथ लगेंगे इसके ऊपर, आपकी रिटेंशन मज़ीद बढ़ेगी। ठीक है, ये फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप जब इस किताब से याद करोगे ना, इसको हाथ में रख के घर पर जब आप याद करोगे ना, इंसान के दिमाग में अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत दी है कि मैंने अगर ये याद की है ना कोई चीज़, मिसाल के तौर पर डेफिनेशन ऑफ सैलरी, तो मुझे एग्ज़ाम के अंदर ये भी क्लिक करेगा कि ये डेफिनेशन ऑफ सैलरी पेज के किस साइड पर लिखा हुआ था। ठीक है, राइट साइड पे लिखा हुआ था या लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था पेज के। मेरा दिमाग और मेरी मेमोरी ये तक याद रखती है। बात समझ आ रही है? तो मुझे आप लोगों के हाथों में बुक्स चाहिए। दूसरी बात, मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपने उसके ऊपर नोटिंग करनी है, आपने उसके ऊपर अंडरलाइन करना है, आपने उर्दू में कुछ लिखना है। मैंने कोई एग्जाम्पल दे दी, आपने एग्जाम्पल नोट करनी है, करो ना बुक में नोट। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, किताब के ऊपर पेन ना चलाओ, मुझे बड़ा दुख होता है। किताब के ऊपर आप पेंसिल चला लो, और रजिस्टर में पेंसिल मत चलाओ। रजिस्टर में क्या चलेगी? पेन चलेगी। मैंने किसी को रजिस्टर में पेंसिल इस्तेमाल करते हुए देख लिया, फिर वो थोड़ा सा जलील होगा, माजरत के साथ बता दूं, मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोग, रजिस्टर में पेंसिल का इस्तेमाल सख्ती से मना है। रफ काम भी है, आप पेन से करो। बुक में रिक्वेस्ट है मेरी, पेंसिल इस्तेमाल कर लो, रिक्वेस्ट है मेरी, बुक में पेंसिल इस्तेमाल कर लो, बाकी आपकी मर्जी, बुक आपकी हो। और रजिस्टर में पेंसिल का इस्तेमाल मैं ना देखूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देख लिए होते तो आप ये हरकत ना करते बिल्कुल भी। ऐसी कॉपियाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मेरी क्लास में, ऐसी डायरियाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मेरी क्लास में। तुमने तो हद ही कर दी, तूने तो हद ही कर दी। दिखाओ रजिस्टर तुम। मेरे बच्चों, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट, ऐसा एक रजिस्टर ले लो प्लीज़, ऐसा रजिस्टर, बड़ा रजिस्टर ले लो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक दफ़ा शाम की चीज़ में थोड़े से ज़रा हल्की चीज़ खा लो, पैसे बचा लो, लेकिन रजिस्टर ले लो प्लीज़, ढंग का रजिस्टर। ढंग के रजिस्टर के बगैर गुजारा नहीं है। और इसमें टैक्स के अलावा कोई काम ना देखो मैं, ओनली टैक्स एंड टैक्स। बात समझ आ रही है? रफ काम भी हो तो इसमें हो, फेयर काम भी हो तो इसमें हो, प्रैक्टिस भी हो तो इसमें हो। बच्चे टोपी करने के लिए क्या करते हैं? बेटा वो होमवर्क दिया था वो आपने किया नहीं। सर वो कर तो लिया है, लेकिन वो घर वाले रजिस्टर में है। आ जाओ बेटा फिर घर चलते हैं। वो घर वाले रजिस्टर में सर। ये बहुत पुरानी बातें हो गई, ये हमें पता लग जाता है कौन टोपी करा रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये रजिस्टर होगा, फेयर काम भी इसमें होगा, रफ काम भी इसमें होगा। बात समझ आ रही है? और ये हर वक्त आपके पास होगा, और ये मैं किसी भी वक्त, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसी सिर्फ भरमबाजी करा रहा हूँ, तो आप पिछले अटेम्प्ट के बच्चों से पूछ लीजिएगा। होमवर्क के सवालात मैं हर बच्चे के देखता हूँ, किसने होमवर्क किया और किसने होमवर्क नहीं किया। और होमवर्क ना करने वाला जलील भी होता है। ये वो आखिरी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ सकते हैं। अल्लाह पाक काश ये अपने दिल पे थोड़ी जलालत महसूस कर ले, काश
काश ये दिल पे ले जाए हमारी बात, जो ले जाता है वो पास हो जाता है, वरना अगली बार दिल पे लेने के लिए फिर आता है। ठीक हो गई बातें? कैसे बेटा, ठीक हो? खैरियत है? आफियत है? बैठ जा भाई, बैठ जा ना तू। ये हमारे पिछले अटेम्प्ट का बच्चा है, इस दफ़ा पास हो जाएगा ना तेरा भाई? पक्का पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था। ही इज़ वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स, ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाम, तुम्हारा नाम भूलिए मैं? हसनैन। हसनैन अच्छा बच्चा था, होमवर्क जो देता था करके लेकर आता था हमेशा। मैं ना देखूं मुझे याद दिलाता था। सब बच्चे जो है ना उसको खूनख्वार निगाहों से देखते थे, सर भूल गए तो फिर भी याद दिला रहे सर को होमवर्क था। ये उन बच्चों में से था। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इसका पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। सवालात बहुत करता था ये। खैर, मैं एक और बच्चे की एग्जांपल दूं। मेरे दिमाग में बच्चा आ गया, इसलिए आया तो एक और बच्चा भी मेरे दिमाग में आ गया। 4 अटेम्प्ट पहले के स्टूडेंट था, नाम था उसका अहमद। अहमद उसका नाम, और बिल्कुल फर्स्ट रॉ में बैठता। अब तो माशाल्लाह उसका सी एंटर पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट रॉ में बैठता था, बहुत सवाल पूछता था। और असल में उसकी जो स्कूलिंग थी, जाहिर सी बात है वो स्कूलिंग में इंग्लिश के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। स्कूल फिर कॉलेज, तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड भी होता था ना तो वो बहुत परेशान हो जाता। सर इसका क्या मतलब है, या आपने ये बोल दिया, इसका क्या मतलब है? मैं सबके सामने पूछ नहीं सका आपसे, मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। सर मुझे नहीं समझ आया, लेकिन वो शर्माता नहीं था और उसको पता था उसकी वीकनेस क्या है। उसकी वीकनेस थी ड्राफ्टिंग, और तबीयत से वीकनेस थी उसकी वो ड्राफ्टिंग। एक दफ़ा उसने आंसर लिख के मुझे दिखा दिया, उसके बाद मैंने बोला ये तुमने क्या लिखा है? ऐसे लिखोगे तो सीए का पेपर पास होगा? ऑटो। मैंने बोला नहीं भाई ये नहीं चलेगा। अगले दिन पूरे को रीड्राफ्ट करके लेकर आया और अमेजिंगली बिल्कुल ठीक ड्राफ्ट करके लेकर आया। और उसके बाद हर सवाल को लिख कर लेकर आता था। अब मैं सारे तो नहीं देख सकता था, ऊपर से देख लिए, बेटा अच्छा लिखा है। इतना क्विक लर्नर। इंग्लिश नहीं आती थी उसको, बिल्कुल वीक था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से इतना ओवरकम कर लिया अपनी इस प्रॉब्लम को कि मैं क्या बताऊं आप। डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। आज आप में कोई कमी और कमजोरी है ना, परेशान मत हो, मेहनत नहीं छोड़ो आप। बहुत खुशी होती थी मुझे उस बच्चे को देख के। ये बच्चा अपनी मेहनत से सीए कर जाएगा, सीए एंटर तो फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गया, आगे भी पास हो जाएगा इंशाल्लाह। बात समझ लो? हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, इंशाल्लाह यू विल बी थ्रू अल्लाह के हुक्म से। तो रजिस्टर प्रॉपर, बुक आपके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटर ज़ाती होना चाहिए। किसके पास आज की क्लास में अपना कैलकुलेटर नहीं है? ज़ाती कैलकुलेटर नहीं। ये भी सारा बिगिनिंग इनिशियल लेक्चर्स में आपको नज़र आ जाएगा। कैलकुलेटर आपने अपना ज़ाती लेना है, कौन सा लेना है, एक दफ़ा ले लेना है, ओरिजिनल ले लेना है, वो सारी लेक्चर में सारी बातें मैंने आपको समझा दी होंगी, आप देख लीजिएगा। ओरिजिनल अच्छा केसीओ का अच्छा वाला कैलकुलेटर ले लो। एक दफ़ा का खर्चा है, इतना खर्चा वैसे ही कर लेते हो तुम। जो ढंग का खर्चा है वो एक दफ़ा कर लो। 5-6 हज़ार रुपये का अच्छा कैलकुलेटर मिलेगा, माजरत के साथ थोड़ा सा ज़रा दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा आपको। चाइना के कैलकुलेटर से स्टेप आउट कर जाओ, बाहर आ जाओ। चाइना के कैलकुलेटर एग्जाम के अंदर गलत आंसर दे देते हैं, समझ लो। ओरिजिनल कैलकुलेटर ले लो, छोटे बहन भाइयों से दूर रखो, छोटे बहन भाइयों से दूर रखो भाई। मैंने जो कैलकुलेटर लिया था, इंटर में लिया था मैंने, क्योंकि मैट्रिक में तो साइंटिफिक अलाउड नहीं था। इंटर में जो मैंने कैलकुलेटर लिया था FX 991 ES वाला केसीओ का ओरिजिनल, उस वक्त जब मैंने लिया था उस वक्त वो था 21-2200 रुपये का। अब वो हो गया 5-6-7 हज़ार रुपये का। वो जब मैंने इंटर में लिया था तो CA फाइनल का आखिरी पेपर भी मैंने उसी से कैलकुलेटर से दिया था, क्योंकि ओरिजिनल कैलकुलेटर ये ख़राब नहीं होती। बात समझ आ गई? एक दफ़ा का खर्चा है, बशर्ते ये कि उसको बार बार गिराओ मत। बार बार गिराओगे वो भी कैलकुलेटर है, आपकी तरह जिन नहीं है, चला जाएगा। बात समझ आ गई? प्रॉपर रजिस्टर, बुक, कैलकुलेटर मुझे चाहिए।
कोशिश कर लो मेरा बच्चा रजिस्टर के ऊपर लिखो। ये मेरा एक स्टूडेंट था सनाउल्ला, वो भी ऐसे ही करता था, टैब के ऊपर लिखता था। मैं बोलता था रजिस्टर पे लिख ले भाई, पेपर में तो रजिस्टर पे लिखेगा ना, मतलब एग्जाम में तो कॉपी पे लिखोगे ना, इससे तुम्हारी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी। मना नहीं है भाई, तुम्हारी अपनी मर्जी है, बट दिस इज़ माई सजेशन। आप अमल दरामद कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो आपने आखिर में एग्ज़ाम की उसी कॉपी पे लिखना है ना, उसी डायमेंशनल कॉपी पे लिखना है, ठीक है, हार्ड कॉपी पे ही आपने लिखना है। तो आपकी आज से आदत हो ना उस पेज पे लिखने की, उस पेपर पे लिखने की, उतनी जगह पे सवाल सॉल्व करने की। अभी टैक्स का सवाल कैसा होगा, कोई सवाल 2 कॉलम के ऊपर जा रहा होगा, कोई 3 कॉलम पे जा रहा होगा, कोई सारे 4 कॉलम बन जाएंगे। अब आपने ऐसी छोटी छोटी कॉपियों पे काम किया हुआ होगा ना, तो फिर एग्जाम के अंदर क्या होता है, पेज खत्म हो जाता है, दूसरे की कॉपी के ऊपर आना शुरू हो गया। दूसरा बोले भाई अपनी कॉपी पे लिखना, खत्म हो गई भाई। हम छोटी कॉपी पे काम करते थे, उसमें इतना ही आया, टेबल पे लिखना शुरू कर दिया। आपकी आदत नहीं बनेगी। बात समझ आ रही है? आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 1। अब चूंकि आप लोगों के पास किताब तो है नहीं, तो आप लोग सिर्फ मुझे देखेंगे और क्या करेंगे। अच्छा भाई, तो चैप्टर नंबर 1 इज ऑल अबाउट टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। टैक्स ईयर एंड टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रा एक सेक्शन लिखें अपने पास, छोटा सा ज़रा है सेक्शन, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, और ये है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 4 कहलाता है। कौन सा कहलाता है? सेक्शन नंबर 4 कहलाता है। चार्ज ऑफ टैक्स, इसकी हेडिंग है चार्ज ऑफ टैक्स। ये सेक्शन नंबर 4 आपको इनकम टैक्स लॉ में भी मिलेगा, आपको कंपनीज एक्ट में भी मिलेगा, आपको दूसरे लॉज में भी मिलेगा। सेक्शन नंबर 4 की खासियत ये होती है कि हर लॉ में सेक्शन नंबर 4 की अहमियत ऐसी होती है जैसे रीढ़ की हड्डी। किसकी? रीढ़ की हड्डी। इसका मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों होता है? ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये इस पूरे लॉ की अथॉरिटी को डिस्क्राइब करता है, ये इस पूरे लॉ के स्कोप को डिसाइड करता है, डिफाइन करता है। ये डिसाइड करता है, ये डिफाइन करता है कि ये जो पूरा इनकम टैक्स लॉ है इसका मकसद क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये क्या कर सकता है, इसके पास पावर्स क्या क्या है। आओ पहले मैं इसको लिखता हूं और फिर समझाने की कोशिश करता हूं। है तो लंबा, हम इसको छोटा सा लिखेंगे, काम की बात। सब लिख रहे हैं मेरे साथ। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर at the rates specified in division 1 and division 2 of first schedule as the case may be, on every person who has taxable income
फॉर द ईयर। जी मेरा बच्चा, इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। टैक्स ईयर तो नहीं देखा तुमने कहीं? बस मैंने कहा था इस चैप्टर 1 से पहले देखना। तुम लोगों ने देख लिया, अब तुम लोग दोबारा मजे लो, क्या कर सकते हैं। सर 9 में सारा कवर्ड है। हम यहाँ से शुरू, दोबारा पढ़ लो, अच्छा मज़ा आएगा। हम यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले वाले आपको कवर कर लो बेसिकली इन शॉर्ट बात। अब वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 9 में अगर ये सारे थे इसका मतलब वो फिर 3-4 ही होंगे इससे पहले वाले, ऐसा ही है ना। तो जिन्होंने कवर करना है वो आपने कवर करना है। हम चैप्टर 1 से दोबारा शुरू करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये लिख लें आप लोग, लिख लिया आपने? जी बेटा, किसका सेक्शन है ये? चार्ज ऑफ टैक्स। ये नाम है, सेक्शन का नाम भी है, यही काम भी है। यही नाम भी है, यही काम भी है। ये सेक्शन टैक्स का चार्ज लगा रहा है। टैक्स एक एक्सपेंस है, एक चार्ज है, ठीक। टैक्स कैसे लगेगा? ये इनकम टैक्स लॉ की ताकत क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ताकत क्या है, ये बता रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ है क्या? हम जो लॉ पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं, लॉ है, उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये लॉ है, ये लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये लॉ अप्लाई हो रहा है, किस चीज पर हो रहा है? ये लॉ क्या करेगा, इसकी क्या ताकत है? इस लॉ का मकसद क्या है, इस लॉ का काम क्या है? इस लॉ का काम ये है। आओ देखते हैं क्या काम। इस लॉ का काम ये है, चार्ज ऑफ टैक्स, कि ये क्या करेगा, देखो ये क्या इंपोज करेगा, क्या इंपोज करेगा? इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर टैक्स लगाएगा। ये क्या लगाएगा? इनकम के ऊपर टैक्स लगाएगा। अब इनकम क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ये शुरू के 3-4 बेसिक लेक्चर्स में हमने सारी बात की हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन वो देखने से पहले भी मैं आपको बेसिक तो बता ही दिया कि हर बंदा जो भी इनकम कमाता है उसने उसके ऊपर टैक्स देना है। जैसे कि कंपनी है, अब एक कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया 1 करोड़ रुपए, तो अब 1 करोड़ रुपए पे 29% का क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। 1 करोड़ पे 29 लाख रुपए उसको गवर्नमेंट को देने पड़ जाएंगे। बात समझ आ रही है? आपने अकाउंटिंग के अंदर भी P&L बनाए होंगे, उसमें भी टैक्स चार्ज वगैरह निकालते होते हैं आप लोग। तो बेसिकली ये जो टैक्स है, ये जो दे रहा है उसका एक्सपेंस है, लेकिन गवर्नमेंट की क्या है? इनकम है, ठीक है। तो इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। टैक्स इज अ बर्डन, बट दिस इज अ बर्डन फॉर मी, बट दिस इज द रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। टैक्स ईयर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना पड़ेगी। इनकम टैक्स लगेगा फॉर ईच टैक्स ईयर। किन रेट्स पर लगेगा? रेट्स स्पेसिफाइड इन, बेसिकली मेन बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल, डिवीजन 1, डिवीजन 2, ये क्या होते हैं ये आपको पता चल जाएगा। मेन मोटी बात क्या है? फर्स्ट शेड्यूल। रेट किधर लिखे हुए? फर्स्ट शेड्यूल में। तो सर रेट देखने के लिए हमें शेड्यूल खोलने पड़ेंगे, उसमें फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे तो हमें रेट नजर आ जाएंगे? जी नजर आ जाएंगे। इसका मतलब कि सर हमें अगर किसी भी चीज़ का रेट देखना हो, किस पर क्या रेट लगता है, तो वो रेट किधर से देखेंगे हम? सर ये लगेगा किस पर? टैक्स लगेगा किस पर? और पर्सन कितने तरह के होते हैं? 3 मैंने बताए हैं, वैसे तो ज़्यादा होते हैं। इंडिविजुअल, AOP, कंपनी, गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 7 होते हैं, वैसे 7 होते हैं, लेकिन हमारे काम के सिर्फ कितने हैं? बाकी को छोड़ दो, अभी बताऊंगा मैं क्या होते हैं, लेकिन अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी कितने आपको बताएं? सिर्फ 3 मेन काम के यही हैं, इंडिविजुअल, AOP और कंपनी। टैक्स ईयर की पूरी डिटेल है। अब यही टैक्स ईयर की डिटेल आएगी हमारी। देखो इस चैप्टर का नाम ही क्या है? टैक्स ईयर। तो अभी हम टैक्स ईयर को स्टार्ट करेंगे। ये डेफिनेशन बजाते खुद एक, जिसको कहते हैं ना मासूम फितना, नन्ना फितना, ये मासूम फितना है। इसके अंदर देखो हर मोटे मोटे टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझनी पड़ेगी। अच्छा, हर किस पर्सन पर टैक्स लगेगा? हु हैज
टैक्सेबल। ये खुद एक मासूम फितना है। ये लफ्ज़ जितना नन्हा और मासूम नज़र आ रहा है उतना है नहीं, उतना ही शैतानी लफ्ज़ है। टैक्स ईयर की मुख्तलिफ किस्में हैं, अभी हम चैप्टर में देखेंगे। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे एक नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, एक स्पेशल टैक्स ईयर होगा, एक आपके पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा सेक्शन 74 के हिसाब से। ये देखेंगे, अभी हम डिटेल में जाएंगे। इसका मतलब सर ये जो आपने अंडरलाइन किया है उस सब की बड़ी डिटेल है जी। इनकम टैक्स क्या है, ये तो पूरा कोर्स ही है। जब पूरा कोर्स खत्म होगा तो समझ आएगा इनकम टैक्स क्या है। शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा चैप्टर खुल जाएगा। एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल को क्लिक करेंगे, सारे रेट्स खुल जाएंगे। एज द केस मे बी ऑन एवरी पर्सन मैंने आपको बताया कितने सारे, उनको हमें देखना पड़ेगा। हर पर्सन की अलग अलग टैक्सेशन है, इसको क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी टैक्सेशन खुल जाएगी। Who has taxable income, ये टैक्सेबल इनकम का वर्ड जितना मासूम और आसान नजर आ रहा है इतना आसान है नहीं। सेकंड चैप्टर में आपको पता लगेगा कि इसके पीछे कितनी डिटेल है। There's a lot of detail behind this word terminology, taxable income, इसकी डेफिनेशन है, इसमें क्या है क्या नहीं, ये हम तब जाएंगे तब देखेंगे, पता चलेगा। लेकिन अभी इस सेक्शन को पढ़कर मुझे क्या पता लग रहा है, इस सेक्शन को पढ़कर मुझे ये पता लग रहा है कि सर ये जो लॉ है, ये काम क्या करता है। ये काम ये करता है कि ये इनकम पे टैक्स लगाता है। जिस भी पर्सन के पास इनकम आ रही होगी ना, ये उस पर टैक्स लगा देगा। कंपनी के पास इनकम आ रही होगी, ये लॉ टैक्स लगा देगा। एओपी के पास, इंडिविजुअल के पास इनकम आ रही होगी, उस पर टैक्स लगा देगा। और आपको पता है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसको हमें पीरियड में कन्फाइन करना पड़ता है। किस में कन्फाइन करना पड़ता है? पीरियड में। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग की बनाई थी ना, तो आप क्या बोलते हो? फॉर द ईयर एंडेड। क्या ख्याल है सर? 1 जुलाई से शुरू हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कौन से पीरियड की बन रही है? 30 जून। 1 जुलाई 24 से शुरू हो रही है, 30 जून 25 तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ईयर में कन्फाइन करा ना सर, ईयर में कन्फाइन करेंगे तभी तो हम बताएंगे इस पीरियड की इनकम कौन सी है, इस पीरियड के एक्सपेंसेस कौन से हैं, क्लोजिंग एसेट्स कौन से हैं। आप पीरियड ही नहीं बताएंगे। मैं आपसे पूछूं भाई आपकी इनकम कितनी है, सर 1 महीने की पूछ रहे हैं, 1 साल की पूछ रहे हैं, 10 साल की पूछ रहे हैं, बताया ना, पीरियड तो कन्फाइन करें। तो टैक्स वाला भी बताएगा ना, इस पीरियड, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक की इनकम पर टैक्स ले रहा हूं मैं आपसे। बात समझ आ रही है? तो टैक्स वाला भी जाहिर सी बात है कोई पीरियड कन्फाइन करेगा, और उस पीरियड के रेफरेंस से फिर वो आपसे क्या मांगेगा? टैक्स मांगेगा। उस पीरियड के रेफरेंस से वो आपकी क्या कैलकुलेट करवाएगा? इनकम कैलकुलेट करवाएगा, और उसके बाद फिर उस पर रेट अप्लाई करेगा। कौन से वाले? फर्स्ट शेड्यूल वाले रेट अप्लाई करेगा। और जब फर्स्ट शेड्यूल वाले रेट अप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा। सबसे आसान मिसाल ले लेते हैं इसकी। कोई कंपनी है, आ जाओ, कोई कंपनी है, गो के कंपनी की टैक्सेशन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपको छोटी छोटी जगह पर कंपनी का जिक्र आता रहेगा। मैं समझाने के लिए मिसाल के तौर पर कंपनी की मिसाल इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट बड़ा सिंपल है, 29%। अब इंडिविजुअल का मैं एग्जांपल लूँ, एओपी की एग्जांपल लूँ, अब उसके ऊपर स्लैब रेट्स है, वो मुश्किल है एग्जांपल देना, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कंपनी की एग्जांपल बड़ी आसान होती है। क्या सर? कंपनी की मिसाल ले लेते हैं। एक कंपनी है, ABC कंपनी, उसने क्या कमाई? इनकम। क्या कमाई? इनकम। इनकम किसको बोलते हैं आमतौर पर? रेवेन्यू। मिसाल के तौर पर 25 मिलियन लेस एक्सपेंसेस उसके 20 मिलियन के, PBT। तो जिसको तुम लोग अकाउंटिंग में क्या बोलते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हो, वो है इस कंपनी की इनकम। उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लेस। कितना %? बोलो कितना बना? कैलकुलेट करो ना जल्दी जल्दी, शाबाश। कैलकुलेट तो तुम लोग करोगे ना। 29 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 29% मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन 1.45 मिलियन। लेस कर दो भाई, 3.55 मिलियन का जो आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हो आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसका मतलब सर इस कंपनी की इनकम पर टैक्स कैसे लगा? इसके तहत लगा,
इसने बोला था भाई ये टैक्स इम्पोज होगा। अच्छा भाई होगा, कैसे इम्पोज होगा? टैक्स ईयर के हिसाब से होगा। तो अब हम देखेंगे, हमें टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट तो नहीं पता, लेकिन अभी इसके केस में टैक्स ईयर और अकाउंटिंग एक ही समझो, एक ही समझो, एक ही समझो, सही। टैक्स ईयर के हिसाब से तो सर इसका ईयर का प्रॉफिट कितना है? 5 मिलियन। जबरदस्त हो गया। किस रेट के हिसाब से लगेगा? फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में कंपनी का रेट क्या लिखा हुआ है? वो मैंने बता दिया आपको। ऑन एवरी पर्सन, तो सर ये भी चूंकि पर्सन में आता है तो इस पे भी लग गया। हु हैज टैक्सेबल इनकम, और इसकी टैक्सेबल इनकम थी, इस केस में ये इसकी टैक्सेबल इनकम थी 5 मिलियन। 5 मिलियन के ऊपर टैक्स लगा पूरे साल का, कंपनी ने टैक्स दे दिया कितना? 1.45 मिलियन। और इस टैक्स की एंट्री क्या बनती होगी? क्या बनती होगी बोलो? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट 1.45 मिलियन। और क्रेडिट क्या कर दोगे? लायबिलिटी कर दो भाई। टैक्स पेबल टू एफबीआर, इनकम टैक्स पेबल टू एफबीआर को टैक्स पे हो जाएगा, या कैश कर निकाल दिया तो आपने पे कर दिया, वरना आप किसको पे करोगे? टैक्स। एफबीआर को टैक्स पे करोगे, लायबिलिटी बुक कर लिया आपने, एक्सपेंस डेबिट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगी। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे बच्चों प्लीज़ हाथ रेस करके मुझसे पूछ लो जो पूछना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? इजी है, बिल्कुल इजी है। चलो कॉपी कर लो, मैं रब करूँगा। जो एंट्री बनाई है ये टैक्स पे होने से पहले की है? पे होने से पहले की है ना, लायबिलिटी क्रिएट करिए। देखो असल में मैं इस एंट्री के तहत आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स आपका है क्या? एक्सपेंस है। जब तक पे नहीं होगा तब तक लायबिलिटी है, पे हो जाओ तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अकाउंटिंग आप लोग मुझसे बेहतर कर सकते हो। ठीक हो गई बातें यहाँ तक? जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। रब कर दूं? अच्छा भाई, तो हम अब ये सारी की सारी चीजें जो मैंने अंडरलाइन की थी उसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट अब कौन सा शुरू होगा? इसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर का पहला टॉपिक ही क्या है? टैक्स। ईयर, बहुत जगह पर हम ईयर को रेफर करते हैं, मिक्सअप भी हो सकते हैं, इसलिए जितनी जगह पर हम ईयर को रेफर करते हैं उसको हम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ईयर्स के अंदर हम कहते हैं सर फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर, कैलेंडर ईयर, टैक्स ईयर। ठीक है, आमतौर पर ये ईयर हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डिस्कशन में, अपने आम बोलचाल में। ठीक है, इन सब का मतलब हमें पता होना चाहिए, मिक्सअप ना हो जाए, गुड मूड ना हो जाए। सही। फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। किससे? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल होते हैं, और ये कंट्री के फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसको? कंट्री के इकोनॉमिक, फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर को बताने के लिए ये, और जो चलता है आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। सही है। जो आपका कंट्री का इकोनॉमिक ईयर चलता है वो चलता है 1 जुलाई से 30 जून तक। यानी कि जिस अभी फिस्कल फाइनेंशियल ईयर में आप हो, जिस फाइनेंशियल ईयर में हो, वो चल रहा है 2025, और वो 2025 वाला साल शुरू हुआ होगा कहीं 1 जुलाई 2024 में,
और ये ख़त्म हो जाएगा 30 जून 2025 को। ठीक है, फिर जैसे ही साल ख़त्म होगा, इकोनॉमिक साल ख़त्म होगा, फिर वो गवर्नमेंट का SB स्टेट बैंक का रिव्यू आएगा कि पूरे साल में GDP कितनी रही, GNP कितनी रही, इन्फ्लेशन कितनी रही, ये कितना रहा, वो कितना रहा, टैक्स कितने कलेक्ट हुए, शॉर्टफॉल कितना रहा। फिर पूरे साल का एक इकोनॉमिक रिव्यू आता है पूरे मुल्क का। तो उस पूरे मुल्क का जो एनालिसिस होता है वो फिस्कल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। कंट्री का जो ईयर होता है वो फिस्कल फाइनेंशियल ईयर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर कोई आपको कहता हुआ नजर आए भाई फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तो वो कंट्री के पर्सपेक्टिव से आपसे बात कर रहा होगा। क्या ये बात सबको समझ आती है? अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर, ये दोनों के दोनों आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ईयर को रेफर करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर जिस ईयर के हिसाब से आपने कंपनी की अकाउंटिंग करी है उसका हिसाब किताब किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर भी बोलते हो आप उसको कि भाई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पीरियड का बनता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का बनता है, 1 जुलाई से 30 जून का बनता है। तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कैलेंडर ईयर कंपनी टू कंपनी वेरी नहीं करता भाई, ये 1 जनवरी से ही शुरू होता है और कहाँ ही ख़त्म होता है। तो जब भी मैं कहूँ कैलेंडर ईयर तो उसमें सोच में मत पड़ जाना कि कब से शुरू होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से ही शुरू होता है और 31 दिसंबर पर ही ख़त्म। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 24 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 24 पे ख़त्म। ठीक है, अच्छा, किसी को कोई सवाल, कोई परेशानी? अब बचा टैक्स ईयर, जी बेटा। पाकिस्तान के हवाले से 1 जुलाई 13 जी पाकिस्तान कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। टैक्स ईयर, ये डिस्कशन हमने करना है। तो क्या ये सब कुछ समझ आ गया? ये सब कुछ समझ आ गया? लिख भी तो दिया मेरा बच्चा, क्या लिखा पढ़ो उसको। फिस्कल फाइनेंशियल ईयर हम कंट्री के हिसाब से कहते हैं। कंट्री का फाइनेंशियल ईयर क्या है, कंट्री का फिस्कल ईयर क्या है। कभी हम ये नहीं बोलेंगे कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है। बात समझ आ रही है? हम क्या बोलेंगे, कंट्री का फिस्कल ईयर क्या है, कंट्री के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, कंपनी का कौन सा ईयर होगा? अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर। कंपनी अपना हिसाब किताब कैसे करती है? कंपनी अपना हिसाब किताब, मिसाल के तौर पर कंपनी अपना बैंक्स हैं, अब बैंक्स अपना हिसाब किताब कैसे करते हैं? बैंक्स अपना हिसाब किताब 1 जनवरी से 31 दिसंबर करते हैं। बैंक्स कब से कब करते हैं अपना हिसाब किताब? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप उठा के देखोगे तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। तो क्या बैंकों का अकाउंटिंग ईयर कंट्री के ईयर के हिसाब से होता है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ऐसी स्टेटमेंट नहीं, तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। कंपनी भी खुद से नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं देखोगे कि किसी बैंक ने 1 जुलाई से कर लिया, किसी ने 1 जनवरी से कर लिया। देयर आर रेगुलेशंस बिहाइंड दिस। ठीक है, इंडस्ट्रीज ऐसे नहीं कर सकती अपनी मर्जी से कोई भी ईयर। आप बोलो मेरा ईयर मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करूँगा सर, जिस महीने में मैं पैदा हुआ था ना वहीं से मेरा साल शुरू होगा। बोलो ऐसा कोई अंधी नहीं चल रही है। देयर आर रेगुलेशंस टू डिसाइड दिस कि आपका साल, आपकी जो इनकम है वो हम किस पीरियड से किस डेट से किस डेट तक की असेस करेंगे। बात समझ आ रही है? अब जैसे आप ICAP ने आपका एक एग्ज़ाम सेशन बना दिया ना, आपका जो स्टूडेंट्स का जो CAF का स्टूडेंट्स हैं उसका कैलेंडर क्या है? स्प्रिंग में से पेपर होंगे और कैसे पेपर होंगे? ऑटम में होंगे। CA फाइनल का कैलेंडर अलग बना दिया उन्होंने बोला भाई आपके समर में होंगे और किस में होंगे? जून में होंगे और दिसंबर में होंगे, विंटर में होंगे। आप लोग अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर चल रहे हैं। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? सेम चीज़ हो गई, सेम चीज़ हो गई। डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें क्या फ़र्क है?
कैलेंडर ये कैलेंडर ईयर यही रहेगा भाई, ये चेंज नहीं होगा, ये हमारे घर का नहीं है। सही है। अब हम बात करते हैं टैक्स ईयर की। किसकी बात करते हैं? टैक्स ईयर की। अच्छा, अब जाहिर सी बात है सर, अकाउंटिंग ईयर का मतलब कि कंपनी अपना हिसाब किताब, अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, अपना प्रॉफिट कैसे निकालती है, किस डेट से किस डेट को निकालती है, ये हो गया अकाउंटिंग ईयर। टैक्स वाला हमारी इनकम की कैलकुलेशन किस डेट से किस डेट को करेगा, टैक्स वाला हमारी इनकम किस डेट से किस डेट तक की निकालेगा, टैक्स वाला हमारा कौन सा ईयर कंसीडर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स ईयर। जो क्या बोलेंगे हम? इसका मतलब कि सर बेचारे टैक्स वाले को भी इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए किसी टाइम फ्रेम की जरूरत है। लॉजिकली हमारे दिमाग में आता है सर फिर टैक्स वाला भी ये अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से ही देख लेना इनकम, इसको अलग से अपना रिक्शा लाने की क्या जरूरत है। हमने कहा कि हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये टैक्स ईयर और अकाउंटिंग ईयर आम तौर पर सेम ही होंगे, डेट्स इनकी सेम ही होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है ये टैक्स का कॉन्सेप्ट है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, देयर आर सम टेक्निकलिटीज बिहाइंड दिस। ठीक है, कि टैक्स ईयर क्या होता है, कैसे डिटरमिन होता है। ठीक है, तो आमतौर पर कंपनीज क्या करती हैं, जो अकाउंटिंग ईयर रखती है ना वो टैक्स ईयर के हिसाब से ही रखती हैं, ताकि झमेला ना करना पड़े। अब मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, कंपनी ए बोलती है कि मैंने अपना P&L बनाना है। अब अच्छा, अपनी मर्जी से बना लो आप। कंपनी बोलती है यार देखो भाई बात ये है कि हमने तो अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1 मार्च 2024 में, तो हम एक काम करते हैं, हम 1 मार्च से ही अपना ईयर शुरू करते हैं। मैं ऐसी मिसाल ले रहा हूँ। और उसने कहा कि 1 मार्च से अपना ईयर शुरू करते हैं, 12 साल के 12 महीने कब खत्म होंगे बताओ? 28 ठीक है। कंपनी ने बोला मेरी मर्जी, मेरी कंपनी है, मेरा अकाउंटिंग ईयर है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मेरी मर्जी, मैं जो भी साल रखूँ। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपको पाबंद नहीं कर सकते। कंपनी ने साल रख लिया और कंपनी ने फिर इसके ऊपर खूब मेहनत करी और कंपनी ने अपनी क्या कंपाइल कर ली, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कोई आसान काम तो होता नहीं है। क्या ख्याल है? ईयर की क्लोजिंग करना, ये ऐसी रजिस्टर पे बनाना तो फिर भी आसान होता है, ये अकाउंटिंग में पेपर में टाई करना फिर भी आसान होता है। ये जो कंपनी अपनी एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं उनको ईयर की क्लोजिंग करना पड़ती है, एंड क्लोजिंग इज़ नॉट दैट ईजी। कैश टाई करने पड़ते हैं, इन्वेंट्री काउंट करनी पड़ती है, डेटर क्रेडिटर को कंफर्मेशन भेजनी पड़ती है। ये इतना आसान नहीं है। GLTV से डेबिट क्रेडिट लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देना, ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे तो बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज होती है फाइनेंशियल क्लोजिंग की, तब जाके क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। इसने बोला मैंने अपना ईयर डिसाइड कर लिया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने अपना ईयर डिसाइड कर लिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये कौन सा ईयर है? इसने बोला भाई ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। जबरदस्त। थोड़ी देर हुई, 1-2 दिन गुजरे, टैक्स वाला आया, दरवाजे पे घंटी बजी, बोला भाई आप कौन? मैं टैक्स वाला। टैक्स वाले ने पूछा भाई हिसाब दो। क्या दो? अरे आता तो यूफोन का ऐड देखा है किसी ने, हिसाब दो वाला। इसी तरह टैक्स वाला आ गया, हिसाब दो। हाँ हिसाब रेडी है हमारा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोले ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कब से कब तक की? 1 मार्च से लेकर 28 फेब तक की। टैक्स वाला बोलता है माजरत के साथ ये मेरे काम की नहीं, मुझे तो आप हिसाब दो टैक्स ईयर के हिसाब से, मुझे तो आप हिसाब दो किसके हिसाब से? ये मेरे किसी काम की नहीं है, टैक्स ईयर के हिसाब से। अच्छा भाई आप बताओ टैक्स ईयर किस डेट से किस डेट तक का होता है? टैक्स वाले ने बोला कि भाई मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी आपने पढ़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। टैक्स वाले ने बोला भाई हमारा टैक्स ईयर होता है, स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई 23 से पहले शुरू होगा और 30 जून 24 को खत्म होगा। फिर अगला कब शुरू होगा और वो कब खत्म होगा? 30 जून 25। बोले भाई ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमें तो आप पहले इस डेट का हिसाब बना के दो, फिर आप इस डेट का हिसाब बना के दो। ये अलग ईयर है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 1 है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2 है। आपने हमें क्या खिचड़ी बना के दे दी है, ये ना इसमें फॉल कर रही है ना इसमें फॉल कर रही है भाई।
बोला इतनी मेहनत से बनाई है हमने। बोला भाई आपने मेहनत से भले बनाई हुई है, आपके घर के लिए बनाई है आपने, हमें हिसाब किताब इस तरह से चाहिए, हम टैक्स इस पर लगाएंगे, ये लॉ है हमारा, तो लॉ बोलेगा आपको करना पड़ेगा। अब इसने बोला यार ये तो ख्वारी हो गई, यार मैं पहले ही पता होता तो हम इसी डेट की बना लेते ना यार, हम अपना साल भी क्या कर लेते। अगर ये हमेशा हर साल अपना साल ऐसे ही रखेगा और टैक्स वाला इससे ऐसा ही डेटा मांगेगा तो क्या ख्याल है, पागल नहीं हो जाएगा ये। पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, फिर टैक्स वाला आया तो उसके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो ऐसा कंपनीज नहीं करती होती। फिर कंपनी क्या करती होती है, जो ये फिर कंपनी क्या करेगी, ये फिर आम तौर पर अपने टैक्स ईयर के हिसाब से ही क्या बना रही होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी। हालांकि ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग, कंपनी चाहे तो डेट्स भी अलग अलग डिसाइड कर सकती है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि एक कंपनी फिर क्या करेगी लॉजिकली। सेम डिसीजन क्या होगा, एक सेम डिसीजन कंपनी के लिए ये होगा कि भैया टैक्स ईयर जो चल रहा है, जो मुझे टैक्स का हिसाब किताब बनाना है, मैं अपना फाइनेंशियल ईयर भी वही रख लूँ, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर भी वही रख लूँ, ताकि मुझे ख्वारी ना करनी पड़े, ताकि मेरा जो हिसाब किताब बना हुआ है वही मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नोक पलक दुरुस्त करके टैक्स वाले को दे दूं। आर यू गेटिंग दिस? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्स ईयर, लेकिन आपको पता है कि टैक्स ईयर की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस इतनी है कि फिर कंपनी अपना अकाउंटिंग ईयर भी कैसे ही रख रही होगी, जरूरी नहीं है, लेकिन एक अक्लमंद कंपनी क्या रखेगी हमेशा, वो ऐसे ही करेगी। आर यू गेटिंग दिस? चलो रब कर दूं। सबसे पहला टैक्स ईयर, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आप लोगों को कॉपी वॉपी करना होगा वो आपने कर लिया है। सबसे पहला टैक्स ईयर होता है आपका टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर में, टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर में सबसे पहला टैक्स ईयर आपके पास है नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा मेरे दोस्तों, मुझे नहीं पता अगली क्लास में आपके पास बुक आ चुकी होगी या नहीं आ चुकी होगी, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं आई तो जिसके पास बुक है उससे बुक लेकर कम से कम पहला चैप्टर तो कॉपी करा। पहला चैप्टर क्या करा दो, यानी आपके पास मुझे बुक या चैप्टर चाहिए, मैं देख लेता हूँ, अगर मैं पहला चैप्टर अरेंज करवा सका तो मैं करवा दूंगा, वरना आप लोगों को अरेंज खुद करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ पहला चैप्टर तो मैं आपको अरेंज करा दूँ, पहले चैप्टर का मैं हैंड आउट आप लोगों को अरेंज करा दूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पहले चैप्टर का, लेकिन फिर आप लोग बुक अरेंज कर लो प्लीज़। ठीक है, क्योंकि बुक के बगैर मुझे ना पढ़ाने में मज़ा आएगा ना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। सही है, हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि जो जो चीज़ हम कहते रहेंगे मैं रीड करता रहूँगा तो वो इसका मतलब ऑटोमेटिक आपके घर का होमवर्क हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा घर पे। फिर मैं अगली क्लास में आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा हूँगा, फिर अगर आप मेरे को ये बोलोगे मेरे पास तो बुक ही नहीं है, तो फिर मेरे पास खून जलाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा अपना। सही है, तो पहला नॉर्मल टैक्स ईयर, चूंकि मेरे पास तो है किताब तो मैंने खोल ली। नॉर्मल टैक्स ईयर, अच्छा भाई गौर से इधर बात नहीं, नॉर्मल टैक्स ईयर किसको बोलते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर, मैं कहा सर नॉर्मल टैक्स ईयर उसको बोलते हैं जो नॉर्मल होता है। कितनी आसान डेफिनेशन है। तो सर ये नॉर्मल कौन सा वाला होता है? जो नॉर्मल टैक्स वाले नॉर्मल टैक्स ईयर वो वाला टैक्स ईयर होता है जो कंट्री के फिस्कल फाइनेंशियल ईयर से कोइंसाइड कर रहा होता है। कंट्री का फिस्कल ईयर कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून। तो नॉर्मल टैक्स ईयर भी कौन सा होता है? 1 जुलाई से 30 जून। स्टार्ट कब होता है? सर ये होता है पूरे 12 महीनों का साल, 12 मंथ्स होते हैं, पूरे के पूरे 12 मंथ्स होते हैं। स्टार्ट कब से हो रहे होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई एंड एंड 30 जून। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड, अब मैं रीड भी कर रहा हूँ, आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग गौर से सुन लो जरा, बिल्कुल फोकस के साथ। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। अगला जुमला और मजेदार,
वो मैं लिख रहा हूँ, वो पूरा जुमला लिख रहा हूँ। एंड इज denoted by the calendar year in which the said date falls. In which the said date falls. गौर से देखिएगा, इस साल कितने महीनों का होता है? 12 मंथ्स पीरियड होता है। स्टार्ट कब से होता है? एंड का होता है। और इसको नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंट्री के साल भी यही होता है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल हो गया। तो जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर है उसका वही टैक्स ईयर है जो कंट्री का टैक्स ईयर है, उसका वही ईयर है जो कंट्री का ईयर है। मिसाल के तौर पर मेरा टैक्स ईयर नॉर्मल है, आपका टैक्स ईयर भी नॉर्मल है। इसका मतलब हमारा टैक्स ईयर कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से, और ख़त्म कब होता है? 30 जून को। इसको हम नाम क्या दें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि हम इस टैक्स ईयर को किस नाम से बुलाएं, किस नाम से बुलाएं। तो हमने कहा इज डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट करोगे किससे? कैलेंडर ईयर। कौन से वाले कैलेंडर ईयर से? इन विच द सेट डेट फॉल्स। अब आ जाओ एग्जांपल्स पे। एग्जांपल नंबर 1, नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2023 से, खत्म हो रहा है 30 जून 2024 पे। इसका नाम होगा नॉर्मल टैक्स ईयर। 23 नाम होगा, 24 नाम होगा, या दोनों का एवरेज कर लूं? 24 होगा। गुड। अगर मैंने इस नॉर्मल टैक्स ईयर को बयान करना है, इसका नाम देना है, तो मैं इसको बोलूंगा ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 2024। जब मैं कहूंगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 तो फौरन से डेट क्या आ जानी चाहिए आपके दिमाग में? 1 जुलाई 23 से 30 जून 24। क्योंकि सर ये कैलेंडर ईयर डिनोट कैसे किया जाएगा? ये कैलेंडर ईयर ये टैक्स ईयर है। ये टैक्स ईयर डिनोट कैसे किया जाएगा? ये टैक्स ईयर उस कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा जिसमें इसका एंड फॉल कर रहा है। इसका एंड कौन से कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है? 2000। क्लियर है सबको बात? अगला बता देना मुझे। गुड। नॉर्मल टैक्स ईयर, हियरिंग दिस? क्लियर है सबको? ये बस यही था नॉर्मल टैक्स ईयर। कॉपी कर लिया, मिटा दो। स्पेशल टैक्स ईयर पे आ रहे हैं, रैप कर दूं? अच्छा, आप लोग यहाँ ये बात खुद एग्री करोगे, जब कभी भी मैं कोई भी चीज़ समझाऊंगा ना, और अगर आपने उसको बहुत अच्छे से और गौर से सुन लिया, यूं ख़त्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट, यूं। और अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा ना, क्लिक नहीं हुआ, सर ये क्या था, इसको दोबारा बताएं, सर ये क्या था, इसको दोबारा बता दें, सर ये क्या था, इसको दोबारा बता दें। अब आम तौर पर होता क्या है, मिसाल के तौर पर क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हैं, 98 ने गौर से सुना, 2 ने गौर से नहीं सुना, 1 ने तो पूछा ही नहीं, सब पे मेहरबानी करके 1 ने हिम्मत करके पूछ लिया। लेकिन अब उस 1 ने जो पूछा, ठीक है, कभी इंसान से मिस हो जाता है, लेकिन अब जो बाकी के 98 बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से वो समझा, अब क्या उनको वही चीज़ दोबारा समझनी पड़ेगी? 2 मिनट 5 मिनट उन सबका टाइम लगेगा। बात समझ आ रही? तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इतने फोकस्ड रहो, इतने अटेंटिव रहो कि टीचर ने एक दफ़ा समझाया आपको समझ आ जाए। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, मैं हर कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट करता हूं।
अगर बाकी के बच्चों को समझ आ जाता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं उनको एक दफ़ा में समझ आ गया, क्योंकि टीचर ने वो बात ही कितनी दफ़ा करी है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा, टीचर ने वो बात ही 4 दफ़ा करी है कि अगर बच्चे को एक दफ़ा में नहीं आया, एक एग्जाम्पल से नहीं आया, दूसरी एग्जाम्पल से आ जाए, एक तरह से नहीं आया, दूसरी तरह से आ जाए। तो अगर सबको समझ आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे बहुत चैम्पियन बच्चे थे और उनको एक ही दफ़ा में समझ आ गया, नहीं। इसका ये मतलब है कि उनको टीचर ने जितनी बार समझाया, उनको पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी अटेम्प्ट में समझ आ ही गया। तो मेरी तो पर्सनल ख्वाहिश ये है कि आप सब उस कैटेगरी में से हो जिसको सब समझ आ जाए, अल्लाह करे, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इससे होता क्या है, हमारा टाइम बहुत बचता है, कॉन्सेप्ट खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा शुरू, तीसरा शुरू, क्विकली हो, क्विकली चैप्टर ख़त्म होगा, क्विकली प्रैक्टिस होगी। बात समझ आती है? नॉर्मल टैक्स ईयर हमारा डन हो गया। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बोलो? स्पेशल टैक्स ईयर। सर क्या सारे लोगों के टैक्स ईयर नॉर्मल होते हैं? नहीं, सबके टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? सबके नॉर्मल कर देना सर, आसान कर देते ना, हमारा कोर्स आसान हो जाता, इतने सारे पढ़ने नहीं पड़ते, जल्दी से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें सबके टैक्स ईयर सेम करें। सबके टैक्स ईयर सेम नहीं होंगे, वजह बहुत सी वजूहत होती हैं, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं। उसको समझाने के लिए मैं आसान सी मिसाल देता हूँ। आप बोल सकते हैं ना कि सारे सीए के स्टूडेंट्स के पेपर जून में कर दें, सीए फाइनल के जून में करते हो, आई कैप आप कैफ के मार्च और सितंबर में करते हो, सीए फाइनल के आप जून और दिसंबर में करते हो, पीआरसी के आप हर महीने करते हो। एक काम करो, सबके सारे पेपर सारे स्टूडेंट्स के सारे मॉड्यूल्स के एक ही डेट पे करो। आई कैप बोलेगा इतने सारे चेकर कौन ला के देगा मुझे, इतने सारे इन्विजिलेटर कौन ला के देगा, इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर में कहाँ से एक साथ अरेंज करूँगा, इतने सारे बच्चों को मैं कैसे कंट्रोल करूँगा, उनका रिजल्ट एक साथ कैसे बनेगा, अनाउंस होगा तो हमारा पोर्टल डाउन हो जाएगा। बहुत सारे रीजंस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होंगे। क्या ख्याल है, सबका टैक्स ईयर अगर एक ही वक्त में आएगा, सबका टैक्स ईयर अब देखो, अब जो आप ये देखो कि टैक्स आप जमा कराते हो, टैक्स का हिसाब किताब होता है। आपने कहा कि मेरी इनकम इतनी है, मेरी इनकम इतनी है, आपकी इनकम इतनी है, आपने टैक्स वाले को बता दिया, लेकिन टैक्स वाला उसको फिर चेक भी तो करता होगा, उसका भी तो काम शुरू होता होगा। आपने बता दिया, मैंने बता दिया मेरी साल की इनकम है 50 लाख रुपए, मेरी साल की इनकम है 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का टैक्स है, ये लो मैंने दे दिया आपको। ये करने के बाद काम किसका शुरू होता होगा? टैक्स डिपार्टमेंट का। किसका? टैक्स वाले का, टैक्स डिपार्टमेंट का। टैक्स वाला किसको बोलते हैं ये भी मैंने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है, ये आप लोग सुन लीजिएगा प्लीज। टैक्स वाले का काम शुरू होता है। आपने तो बता दिया मेरी इनकम 50 लाख है और आपने उस पर 5 लाख का टैक्स भी दे दिया, लेकिन हो सकता है कि आपकी इनकम 5 करोड़ और आपका टैक्स बनता हो 1.5 करोड़ और आपने बता दी इनकम अपनी 50 लाख और आपने दे दिया टैक्स 5 लाख। अब किसकी बारी आएगी? टैक्स वाले की बारी आएगी कि अब वो आपकी इनकम को चेक भी करेगा। आपने कुछ 2 नंबर हैंकी बैंकी की होगी तो वो आपको थोड़ा सा ज़रा डंडा भी मारेगा, पेनल्टी भी लगाएगा, नोटिस भी भेजेगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये है, आवाम कितनी है? आवाम तो है 23 करोड़। चलो टैक्स पेयर तो कम ही है उसके अंदर, कि टैक्स पेयर कितने हैं? चलो कम से कम भी लगा लो, ढंग के टैक्स पेयर कितने हैं? 15 लाख तो ढंग के टैक्स पेयर हैं। बहुत कम है जी, बहुत कम है। ढंग के टैक्स पेयर आप पकड़ लो 15 लाख, 15 लाख पकड़ लो, 20 लाख पकड़ लो, चलो इससे ज़्यादा ढंग के टैक्स पेयर। और जो एफबीआर के जो नुमाइंदे हैं, जो ये सारे के सारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर रहे हैं, वो इतने सारे थोड़ी हैं। देखो जितने भी होंगे मुझे नहीं पता, जितने भी होंगे कराची के अंदर जितने भी होंगे, मिसाल ले रहा हूँ 1000 हों, 1500 होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही एक फ्लूक फेंका, 1500 है। तो इसका मतलब कि सर इतने सारे लाखों टैक्स पेयर का डेटा कितने लोग बेचारे मैनेज कर रहे हैं? 1000। तो सबका टैक्स ईयर एक साथ एक वक्त में, सब एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ एक वक्त में दे कांट डू। आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए टैक्स ईयर्स भी डिवाइडेड है। किसी का नॉर्मल होगा तो किसी का क्या होगा? स्पेशल होगा। अब आ जाओ देखते हैं, स्पेशल पे आ जाओ।
स्पेशल टैक्स ईयर किसको बोलते हैं? गौर से देखिएगा, एनी इनकम ईयर of 12 months ending other than 30th June। ये भी 12 महीने का साल है, ये भी 12 महीने का साल। फाइनेंशियल ईयर के अलावा ये क्या बोल दिया तुमने? मतलब एक्सेप्ट द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक्सेप्ट द नॉर्मल टैक्स ईयर, इससे पहले वाला, यानी कि फाइनेंशियल ईयर से अच्छा तुम बोलते एक्सेप्ट द नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून पे खत्म होता है। 30 जून के अलावा जो भी साल कहीं भी किसी भी महीने में किसी भी डेट पे खत्म होगा उसको आप नॉर्मल नहीं बोलोगे, आप उसको क्या बोलोगे मेरे बच्चा? ठीक है, होगी बात? इतनी बात समझ आ गई। एंडिंग अदर देन 30th जून। एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स भी लेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसका हम नाम कैसे रखें। एग्जाम्पल लेना इजी है, ये समझना कि हम इसका नाम कैसे रखें ये एक टेक्निकल बात है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा कि इसका नाम कैसे रखें तो आप सवाल का जवाब गलत दे दोगे। एग्जामिनर ने पूछा होगा कोई सवाल और आप जवाब किसी सवाल का दे दोगे, ठीक है? एग्जाम्पल, अच्छा इसका नाम कैसे रखते हैं? जो लिखा हुआ है मैं वो भी पढ़ लेता हूं। एंड इज डिनोटेड बाय, क्योंकि आप लोगों के पास बुक्स नहीं है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the said date falls, in which the closing date, in which the closing date of special tax year falls। इसको हम पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं। सर इस स्पेशल टैक्स ईयर को हम नाम कैसे देंगे? नाम कैसे देंगे? नॉर्मल वाले को तो नाम देना बहुत आसान था, क्या ख्याल है? हमने देखा कि नॉर्मल वाला कौन से कैलेंडर ईयर में ख़त्म हो रहा है, जिस कैलेंडर ईयर के अंदर वो ख़त्म हो रहा है हमने वही नाम दे दिया था। इसको नाम देना थोड़ा सा मुश्किल है, आओ देखते हैं। हमने कहा सर कोई कंपनी है और उसका टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है, जैसे बैंक्स है, जैसे क्या है, इनका साल स्टार्ट होता है 1 जैन से, मिसाल के तौर पर 1 जैन 2024 और ख़त्म होता है 31, क्योंकि टैक्स वाले ने बोला है कि बैंक का टैक्स ईयर क्या होगा, स्पेशल टैक्स ईयर होगा। टैक्स वाले ने बता दिया है कि बैंक का टैक्स ईयर क्या होगा, स्पेशल टैक्स ईयर, और स्पेशल टैक्स ईयर जो होता है वो 30 जून के अलावा कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसका मतलब कि ये 30 जून के अलावा ख़त्म हो रहा है, 30 जून पे ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये है स्पेशल टैक्स ईयर। अब सर इस स्पेशल टैक्स ईयर का हम नाम क्या दें, इसको हम नाम क्या रखें, इसका हम नाम क्या रखें? आओ इसको पढ़ते हैं। डिनोटेड बाय, इसको तुम नाम दे दो स्पेशल टैक्स ईयर क्वेश्चन मार्क। क्या नाम दे दो? डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। उस कैलेंडर ईयर की मुनासिबत से इसका नाम रख लो। रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर, जो नॉर्मल टैक्स ईयर से मुताबिकत रखता हो। इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में इस स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट फॉल कर रही है। अब देखा जाए तो ये अंग्रेजी मुश्किल लगेगी आपको और आप बोलोगे तो सर क्या बवाल हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब आप इसको समझ लोगे तो फिर आपको ये याद ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
टैक्स के अंदर 90% कॉन्सेप्ट, 40 नहीं बोल रहा, 50 नहीं बोल रहा, 60 नहीं बोल रहा, 80 नहीं बोल रहा, 90 बोल रहा हूँ। 90% कॉन्सेप्ट टैक्स में ऐसे हैं, अगर आपने समझ लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जाओगे उसको रीड ज़रूर करोगे, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे समझ गए, याद हो गया, समझ गए, अब हम लिख लेंगे, लेकिन उसको फिर प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। समझ आपको आ जाएगा, याद भी आपको ऑटो हो जाएगा। ये और आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या हमें ये एक एक लफ्ज़ रटना पड़ेगा, क्या हमें रटना चाहिए किताब खोल के, क्या हमें चैप्टर में एक चीज़ याद करनी है? तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है, आंसर इज़ यस, याद करनी। वजह क्योंकि जब आप याद करोगे ना, याद करने की कॉन्शियस एफर्ट करोगे, तो वो आपको याद होगा नहीं, इतने अल्लामा तो आप हो नहीं, लेकिन उस याद करने के प्रोसेस के अंदर आपको लिखना आ जाएगा, आपको अंग्रेजी के कुछ वर्ड दिमाग में रह जाएंगे। तो जब आप लिखोगे तो आप कचरा नहीं लिखोगे, आप कुछ ठीक लिखोगे। वरना लोग जो सिर्फ अपने दिमाग से लिखते हैं ना, वो रबिश लिखते हैं। यकीन करो आप, बहुत माजरत के साथ आप लोगों में से 80% बच्चों की अंग्रेजी बिल्कुल कचरा है, बिल्कुल कचरा। और ये मैं आपको बता दूंगा और दिखा दूंगा। जब आप लोग लिखते हैं, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं बस लिख के लेकर आते हैं, सर देखिए हमने क्या लिखा है। मैं बोला बेटा जो आपने लिखा है वो मैंने समझाया तो कभी नहीं आज तक, कि मैंने तो समझाया सर वही लिखा है। अच्छा मुझे बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, सही बताया। बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये भी सही बताया। मैं बोला जो आप बता रहे हैं वो आपने लिखा नहीं है। स्टूडेंट समझता है कि मैंने ठीक लिखा है, लेकिन वो अपनी अंग्रेजी ही ऐसी गलत सलत लिखता है कि वो कॉन्सेप्ट का पकौड़ा बना देता है, और वो ठीक नहीं होता मेरे बच्चों। उसका तरीका ये है कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपने बुक खोल के उसको याद करने की कोशिश करनी है, याद करनी और लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। इसको नाम देना है मैंने। इसका नाम क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर क्वेश्चन मार्क। सर इसका नाम क्यों दे रहे हैं? इसको क्या हमें प्यार से पुकारना है, बुलाना है? ये कहीं खो जाएगा, दूसरी गली में चले जाएगा, ऐलान करेंगे मस्जिद के अंदर? नाम देना ही क्यों है? हमने कहा नाम देना ही क्यों है, ये सवाल आप लोग पार्क कर लें। पहले मैं समझा दूं, नाम देने के तरीके पूरे समझा दूं, फिर मुझे कोई याद दिलाना कि सर ये सवाल हमने पार्क करके रखा हुआ है कि ये नाम देना ही क्यों है, नाम देना ही क्यों है। हम बोलेंगे 1 जनवरी से शुरू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म हुआ, ये नाम की फटीक में डाले ना सर अब हमें, क्या ख्याल है? लेकिन ये नाम देना क्यों है, इसको पार्क कर लो सवाल को। जब मैं सारा समझा दूं तो मुझे कोई बच्चा याद दिला दे कि सर आपने इसका रीज़न बताना है। अच्छा पहले नाम दे लेते, फिर रीज़न पे बात करेंगे। स्पेशल टैक्स ईयर, इसका तरीका क्या है? हमने कहा देखो इसका तरीका बड़ा सिंपल है। इसका तरीका बड़ा सिंपल है। नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइंस बना लो। नॉर्मल टैक्स ईयर की, सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 23 से शुरू हुआ, 30 जून 24 को ख़त्म हुआ, और इस नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम क्या दोगे आप बोलो? 24। सर ये दूसरा नॉर्मल टैक्स ईयर यहाँ से शुरू हो गया, ये शुरू हो गया 1 जुलाई 24 से ख़त्म हुआ 30 जून 25। इस नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम क्या दोगे बोलो? नॉर्मल टैक्स ईयर 25। ये टाइमलाइन बन गई। अब हम बैंक का वो जो हमने लिखा था, डेट्स क्या लिखी थी बोलो? 1.24 से ये लिखा था हमने। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं इसी टाइमलाइन के अंदर। 1 जनवरी 24 कहीं यहाँ होगी, क्या ख्याल है? यहां से शुरू हो रहा है। 31 दिसंबर 24 यहां पे कहीं होगी। इसका मतलब सर कि ये टैक्स ईयर बैंक वाला जो है वो यहां फॉल कर रहा है, क्या ख्याल है? 1 जनवरी 24, 31 दिसंबर 24, ये सबको समझ आ गई टाइमलाइन? ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है, ये क्या है? शुरू भी किधर हो रहा है, खत्म भी किधर हो रहा है?
शुरू भी 24 में, ख़त्म भी 24 में, लेकिन इसका नाम है 25। वजह क्योंकि सर ये इसका एंड जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर 25। तो हम इसको नाम कैसे देंगे? हम इसको नाम देंगे, इसका नाम देखने के लिए हम इसका एंड देखेंगे। इसका एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है? इसका एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है? इसका एंड नॉर्मल टैक्स ईयर 25 के बैंड में फॉल कर रहा है। तो हमने कहा फिर जो इसका नाम वो इसका नाम। बात समझ आ रही है? अभी पूछ लेंगे आपसे, एग्जाम्पल देते हैं, करेंगे वो। आप टेंशन क्यों लेते हो? ये कॉपी कर लो, अभी और एग्जाम्पल्स मैं आपसे पूछता हूँ। हम ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाम कैसे देंगे? नाम देंगे विद रेफरेंस टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर एंड फॉल्स। अब अंग्रेजी यहाँ पे कुछ भी लिखी हुई है, मुझे समझ आ गया, मैं सही अंग्रेजी कह सकता हूँ तो मैं मार्क्स ले लूंगा। जरूरी नहीं है वही अल्फाज में थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक कम्युनिकेट करना है, कॉन्सेप्ट ठीक कन्वे करना है तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ऑल फॉल अंग्रेजी लिखी तो मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर होती है बात बेटा? सबको क्लियर होती है? और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मुझे जरा आप लोग बताएंगे और मैं आपको 2 मिनट दूंगा, लिखूंगा, आपसे मैं स्पेशल टैक्स ईयर का नाम पूछूंगा, आप लोग सब अपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। 2 मिनट दूंगा, फिर मैं किसी से भी पूछूंगा आप लोगों ने क्या लिखा है। और मशवरा नहीं, जब मैं बोलूंगा मशवरा नहीं तो मशवरा नहीं। किसी के रजिस्टर पर आपने नहीं देखना तो किसी के रजिस्टर पर आपने नहीं देखना। देखो मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने दूसरे दोस्त के रजिस्टर में ताका झांकी कर ली, अरे हाँ यार मैंने गलत कर दिया, ये सही कर रहा है, सही कर दिया अभी तो सही कर दिया, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप दूसरे की चीटिंग करके सही लिख भी लोगे, चलो मुझे तो नहीं पता लगेगा, लेकिन ये आपका नुकसान हो जाएगा। आपने खुद किया, गलत किया, ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। जो चीज़ आप गलत करोगे फिर टीचर ने बताई नहीं नहीं ये नहीं होनी चाहिए थी, ये आपने गलत कर दिया, मैं आपको बोलता हूँ उसको काटो और उसको लिखो करेक्ट। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है उसका, ये आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, आपको पेपर में भी याद रहेगा कि मैंने ये गलत किया था, सर ने ठीक करवाया, ये गलती नहीं करनी। लेकिन अगर आप अपने दोस्त का देख के लिख लो, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कैश प्राइस तो बांटा नहीं है ठीक करने वाले को, हाँ बस मैं खुश होता हूँ, बच्चे ठीक करते हैं खुशी होती है, इनाम तो नहीं मिलेगा। गलत भी करोगे तो भी अगली दफ़ा ठीक कर लोगे, लेकिन आपको पता लगना चाहिए क्या गलती करी आपने। सही, तो आप लोग खुद करेंगे, पर्सनली करेंगे, देखेंगे नहीं किसी का। 3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, तीनों का स्पेशल टैक्स ईयर का नाम आप मुझे बताएंगे और फिर हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। पहला लिखा है मैंने 1 अप्रैल 28 से 31 मार्च 29, और दूसरा लिखा है 1 सितंबर 18 से 31 अगस्त 19, और तीसरा लिख रहा हूँ 3, और तीसरा लिख रहा हूँ अल्लाह भला कर दे 1 दिसंबर 26 से 30 नवंबर 27। सब लोग अपने पास
खुद से सॉल्व करेंगे और फिर मैं सबसे आंसर्स पूछूंगा। किसी के भी रजिस्टर में प्लीज़ मत देखना, किसी से भी प्लीज़ मत पूछना, गलत करो कोई टेंशन नहीं है, बस खुद करो प्लीज़। कर ले तुम। जितने बच्चों ने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर नहीं देखे हैं उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो इस वीक में कवर कर लेंगे। 4, 5, 6 लेक्चर्स है, 5 होंगे लेक्चर्स, 5 होंगे, 5-6 लेक्चर्स होंगे इस वीक में, प्लीज़ कवर कर लेना। मैं सबसे फिर पूछूंगा, अगर आपने कोई चीज़ पेंडिंग पर नहीं डाली और मेरे साथ साथ आपने हर चीज़ कर ली, प्रैक्टिस मेरे साथ कर ली, होमवर्क मेरे साथ कर लिया, जब हमारा क्लास में कोर्स ख़त्म होगा आपकी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी कैप 2 की, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आपने डिले किया चीज़ों को तो आप लोग बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। और आपसे ज़्यादा दुख मुझे होता है जब मेरे किसी बच्चे का पेपर रुकता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो अब किस दर्द और किस तकलीफ़ से गुजरेगा। अब वो अपने वालिदैन को क्या जवाब देगा, अपने दोस्तों को क्या जवाब क्या मुंह दिखाएगा, टीचर के पास शर्मिंदगी के साथ जाएगा। मतलब पेपर का रुक जाना इज़ अल्टीमेट ज़लालत। अल्लाह पाक आपको इससे बचा ले। लेकिन तारीख़ ये कहती है कि हर 10 में से 4 बच्चे पास होते हैं, 6 फेल हो जाते हैं। 40% अगर रिज़ल्ट है, 10 में से 4 पास होंगे, 6 क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अब ये एक रेस है, ये कंपटीशन है कि मैं होऊंगा उन 10 में से 4 बच्चों में। दुआ तो हम ये करते हैं 10 के 10 पास हो जाएं, लेकिन अल्लाह पाक तो मामला वैसा करेंगे ना जैसे आपके अमाल होंगे, जैसी आपकी मेहनत होगी। दुआ तो हम यही करेंगे सब पास हो जाए। तो अब देखना ये है कि कौन उस 40% खुश नसीब में है जो ये पेपर पास करते हैं। सब तो नहीं करते पास। देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, हकीकत तो हकीकत है ना। अगर सब लोग सारे पेपर पास करते होते, सारे बच्चे इसी तरह गुली गुली चल रहा होता, तो सीए की इतनी वैल्यू नहीं होती। इसमें तो हर वगैरह पास हो रहा होता। सीए इतना फिल्टर्ड क्यों है? क्यों हम कहते हैं कि सीए के अंदर द बेस्ट कैन मेक द वे फॉरवर्ड? क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि रियली द बेस्ट कैन मेक द वे फॉरवर्ड। हर कोई आगे नहीं जा सकता, फिर फिल्टर होगा, जूस निकलेगा। सारे बच्चे इसी तरह से अगर फर्म में चले गए और सीए पास कर गए तो फिर तो प्रोफेशन की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी ना। हर गैरा बच्चा, मेहनत करने वाला और गैर मेहनत करने वाला, अच्छा समझने वाला और ना अच्छा समझने वाला, हाँ, मेहनत करने वाला और ना मेहनत करने वाला बराबर तो नहीं हो सकते। अच्छा भाई, पहले का आंसर मैं लिख रहा हूँ, पहले तीनों के आंसर लिख रहा हूँ मैं। ये है आंसर। वो बच्चे हाथ रेस करेंगे कि जिन्होंने तीनों ठीक लिखे हैं, ठीक है। अब वो बच्चे हाथ रेस करेंगे जिनका तीनों में से कोई भी एक भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, जिनका गलत हुआ है मैं उनसे मुखातिब हूँ। क्या आपको अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया है कि डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी ऑफ दीज? Those who want me to explain any of these, please raise hand. कौन सा वाला बेटा? सेकंड वाला। 1 सितंबर 18 टाइमलाइन बनाते हैं हम टाइमलाइन बनाते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर की हम टाइमलाइन बना लेते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर 18 कब से शुरू होगा? ज़रा गौर से, 19 कब से शुरू होगा? हमने कहा नॉर्मल टैक्स ईयर 19 शुरू होगा 1 जुलाई 18 से
ख़त्म होगा 30 जून 19। और 20 कब से शुरू होगा? हमने कहा सर 1 जुलाई 19 से शुरू होगा और ख़त्म कब होगा? 30 जून 20। अब आ जाओ, जो हमने ये साल लिखा है, ये साल लिखा है, इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, इसकी टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। आओ देखो, 1 सितंबर 2018, ये जुलाई है, यहाँ कहीं अगस्त सितंबर यहाँ कहीं होगा। ये रहा, यहाँ से हमने स्टार्ट की टाइमलाइन। 1 सितंबर 18 से 31 अगस्त 19, ये जून है, जुलाई, अगस्त, यहाँ कहीं होगा। ये साल है, इसका मतलब 1 सितंबर 18 से 31 अगस्त 19। मुझे जरा ये बता दो, ये कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर था? 20। ये 20 था। मुझे बता दो कि इसका जो एंड है, इसका जो एंड है वो कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है? वो कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है? क्या नाम देंगे इसको बेटा? क्लियर है सबको? गुड। अब मैं इसका शॉर्टकट बता दूं। तो सर शॉर्टकट आप पहले ही बता देते हैं। नहीं, शॉर्टकट की फिर वैल्यू नहीं पता लगती है। शॉर्टकट इज वेरी इजी। लॉ समझने के लिए आपको तो ये प्रोसेस समझना पड़ेगा, सही है ना? देखो, लॉ तो याद भी करना है ना, और लॉ को समझने के लिए तो आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट ये है कि आप ये देखिए कि जो ईयर एंड है ना, वो किन मंथ्स में फॉल कर रहा है, उनके मंथ्स चेक कर लो। अगर तो वो फॉल कर रहा है जैन से जून में, या वो फॉल कर रहा है जुलाई से दिसंबर में, ठीक है? ठीक होगी बात? तो हमने कहा सर इनका स्पेशल टैक्स ईयर कैसे निकालेंगे? हमने कहा इनका स्पेशल टैक्स ईयर ऐसे निकलेगा, अगर ईयर एंड फॉल कर रहा है जैन से जून में, तो स्पेशल टैक्स ईयर जो कैलेंडर ईयर है वो स्पेशल टैक्स ईयर है। और अगर जुलाई से दिसंबर में फॉल कर रहा है तो जो कैलेंडर ईयर है उसमें 1 ऐड कर दो, बस। अब आओ इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। हमने कहा सर पहला वाला एंड मार्च में फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब जैन से जून वाले ब्रैकेट में कर रहे हैं। जो कैलेंडर ईयर है वही टैक्स ईयर है, देख लो, जो कैलेंडर ईयर है वही हो गया। अगला देखो, अगला अगस्त किस में फॉल कर रहा है? जुलाई से दिसंबर के ब्रैकेट में। जो कैलेंडर ईयर है उसमें 1 ऐड कर देना। 19 कैलेंडर ईयर है, +1 किया आपने, 20 हो गया। तीसरा भी देख लो, 30 नवंबर किस में फॉल कर रहा है? जुलाई दिसंबर वाले में कर रहे हैं। +1 कर लो टैक्स। ये शॉर्टकट बता दी मैंने, सही हो गई बात? गलती नहीं करनी आपने, कुछ भी करो, ठीक है? तो सही है, आज हमारी क्लास 11:15 तक की थी। अभी इस हफ्ते तो हमारी क्लास चलेगी 9:45 से 12:15। मंडे था आज थी 9:45 से 12:15। सुन लो, वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी 9:45 से 12:15। जुम्मे को हमारी क्लास होगी 10 से 1। कितने बजे? 10 बजे होगी। जुम्मे वाले दिन 9:45 बजे नहीं होगी। जुम्मे वाले दिन कितने बजे होगी? वैसे मेरी क्लास 10 बजे ही शुरू होती थी, लेकिन कुछ सर सवाले का टाइम टेबल उनके कुछ कमिटमेंट्स की वजह से ऊपर नीचे हुआ है, तो फिर मैंने 9:45 कर दिए। इस हफ्ते तो यही, आगे अगर ये 9:45 हो गई तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। 9:45 9:30 ना हो जाए, वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे। 9:30 कोशिश करूँगा ना हो, लेकिन अभी तो 9:45, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन हम कितने बजे मिलेंगे? 9:45। पंक्चुअलिटी इज रिक्वेस्टेड। लेट नहीं होना आपने लेट नहीं होना। हमने टाइम पे क्लास शुरू कर देनी, और आप देखेंगे कि जब हम टाइम पे क्लास शुरू करेंगे 2 घंटे में अल्लाह पाक कितनी बरकत देंगे। जिधर हम लेट होंगे उधर बरकत नहीं होती, क्लास ऐसे खत्म हो जाती, पता ही नहीं चलता। और जिधर टाइम पे शुरू हो जाए उधर ऐसा लगता है हमने कितना पढ़ लिया।
तो वेडनेसडे वाले दिन हम 9:45 पे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शार्प शुरू कर देंगे। जिन्होंने ये लेक्चर देख लिए फिर भी आप आते रहें, फुल मारने की जरूरत नहीं है, छुट्टी मारने की जरूरत नहीं है, आदत खराब होती है इससे, ठीक है? आते रहो, रेगुलर आना है, पंक्चुअलिटी के साथ, रेगुलर आना है, पंक्चुअलिटी के साथ। देखो जो बच्चे क्लास में बैठे होते हैं ना, मैं उनके रजिस्टर्स पर भी नज़र डालता हूँ, उनके होम असाइनमेंट्स भी देखता हूँ, उनसे सवालात भी पूछता हूँ। आप लोग घर पे बैठे होते हैं, मुझे कख पता नहीं होता कि आप लोग जाग भी रहे हैं कि सो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। आप क्लास में आओगे, सबके साथ चलोगे, टीचर के साथ चलोगे, कोर्स भी ख़त्म होगा आपका और साथ में आपकी तैयारी भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। आप सुस्ती काहिली को अपना लोगे, नहीं आओगे, आए नहीं आए, आए नहीं आए, रिदम टूट जाएगा। इस वक्त सुन लो, आपका ये कैफ का पहला अटेम्प्ट है ज़्यादातर लोगों का, ऐसे ही है ना? आप में से किसने कैफ का कोई ना कोई पेपर दिया हुआ पहले? एक दिया है, 2-3 दिए में, ठीक है, 4, 5, 6, 7 बच्चे। लेकिन 90% बच्चों का, 95% बच्चों का ये कैफ का पहला अटेम्प्ट। आप यकीन करो, मेरे दिल से निकल रही है अगली वाली बात, दिल से, अगर आपने पहली अटेम्प्ट में कैफ के 3 में से 3, 4 में से 4, 2 में से 2 पेपर दे लिए, कम से कम वो बच्चे जिन्होंने 3 दिए और 3 के 3 निकल गए, इंशाल्लाह उनको सीए के अंदर कोई चीज़ आकर रोक नहीं सकेगी इंशाल्लाह। ये आप मुझसे आगे पूछ लेना, आपका आगे का सफ़र भी अच्छा ही निकलेगा। शुरुआत अच्छी होगी, आगे का सफ़र अच्छा निकलेगा। शुरू में पहले स्टेप में 1-2 ब्रेकें लग गई। मैं नहीं कह रहा कि ऐसे बच्चे सीए नहीं बनते, ऐसे बच्चे सीए पास नहीं करते, लेकिन शुरू के ही स्टेप में अगर ब्रेक लग गई ना मेरे बच्चों, रिदम मोमेंटम गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डीमोटिवेशन हो जाती है। घर में अलग गालियाँ पड़ती हैं, दोस्त अलग बोलते हैं भाई यार फिर तरह फेल हो गया, हम तो आगे निकल गए भाई, तुझे तेरे बस का नहीं हो सकेगा तुझसे सीए यार, देख ले यार। वो पहले ही कदम के ऊपर जो है ना आपके पास रुकावट आना शुरू हो जाएंगी। यानी कैफ का ये पहला स्टेप आपका ऐसा होना चाहिए, हटो बचो जिसको बोलते हैं ना, जो रास्ते में आएगा उसको गिरा देंगे हम। मतलब कि लोगों को टकरे नहीं मारनी, जो मुश्किलात आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो हर्डल्स आएंगी, जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, रौंद के आगे निकल जाएंगे फुली मोटिवेटेड। कि पहला स्टेप जो है ना दिखा दो सबको, यू कैन डू सीए। इसके बाद किसी के दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए तो हमसे पूछे भाई तू सीए कर लेगा नहीं करेगा। हमारे अम्मा अब्बा के दिल में भी डाउट नहीं आना चाहिए तुझसे होगा ये नहीं होगा। नहीं सर, ये जो पहला स्टेप है ना इसी में हम सबके मुंह बंद कर देंगे इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ रेज़ करें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। बुध को मुलाकात होती है इंशाअल्लाह 9:45। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।